अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के स्पीकर ब्रिज सारडा जी के परिचय के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती मीनल गिलड़ा जी को कि आप समक्ष आएं और श्री ब्रिज सारडा जी का परिचय सदन के सम्मुख रखें। धन्यवाद राकेश भैया। जय महेश। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे आप सभी को आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में परिचय देने का अवसर प्राप्त हुआ है जो एक सुप्रसिद्ध स्पीकर हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और जो कंप्यूटर, मल्टीमीडिया में व फोटोग्राफी में विशेष रुचि रखते हैं। ये हैं ऑरेंज सिटी नागपुर से श्री ब्रिज जी सारडा। शैक्षणिक योग्यता में आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से एम फार्मा प्राप्त किया और अहमदाबाद से बिजनेस मैनेजमेंट व एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आपकी उपलब्धियां अपार है। आपने न केवल स्वदेश में ही अपितु विदेशों में भी ट्रेनिंग देकर अपनी योग्यता का डंका बजाया है। आप वीएमए के प्रेसिडेंट, रोटरी क्लब के चेयरमैन व डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की भूमिका में भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं। वर्तमान में आप नागपुर का सुप्रसिद्ध ब्रांड मेडिग्रेस नामक संस्था के संस्थापक हैं, जिसमें बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट व उन कंपनियों के फील्ड की ट्रेनिंग दी जाती है। साथियों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि फार्मा सेक्टर से प्रगाढ़ संबंध रखने वाले सारडा जी स्वयं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए, लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में बिजनेस की पाठशाला में हम आज इनसे कुछ आवश्यक विटामिन के डोज लेते हैं। तो स्वागत है श्री ब्रिज जी सारडा का। धन्यवाद। जय महेश। जय महेश। शुरू किया जाए। राकेश जी शुरू करें? बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। चलिए, मेरा ऑडियो ठीक है जी? मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। जय महेश, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आज का सेशन हम एक टॉपिक पे रिवॉल्व करते हैं। वो टॉपिक का डिस्कशन ऐसा होगा कि बिजनेस में हम जो काम कर रहे हैं उस काम में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी जाए। हर व्यक्ति अपने बिजनेस में सफल है, किसी ना किसी मुकाम पर है। तो कुछ चर्चा जो मेरे एक्सपीरियंस से, जितना ज्ञान मैंने लिया है, जितना ज्ञान आप जैसे लोगों से पाया है, उसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन रहेगा मैग्नीफाई, दूसरा सेक्शन रेक्टिफाई और एक तीसरा सेक्शन है कि पर्सनल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कैसे किया जाए। हमारे बिजनेस का बेसिक पर्पस, किसी भी बिजनेस में 2 ही बेसिक पर्पस होते हैं, प्रॉफिट और ग्रोथ। या फिर बहुत स्पेसिफिकली बोला जाए तो ग्रोथ में प्रॉफिट या प्रॉफिट में ग्रोथ। हर साल हमारी प्रॉफिट में ग्रोथ होनी चाहिए, ये एक बेसिक बिजनेस का पर्पस होता है। इसके अलावा वी मस्ट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू नीड्स एंड द प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई कॉलोनी बनती है, वहां पर कोई रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर नहीं है, तो वहां पर डॉक्टर हॉस्पिटल बन जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है जब कोई नीड या कोई प्रॉब्लम को हमको हैंडल करना है। जैसे आज के दौर में मास्क, सैनिटाइजर्स, ये प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द करंट नीड एंड द प्रॉब्लम, एंड ऑफ कोर्स गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। दीज आर द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस। इकोनॉमी में मैं अक्सर सोचता हूं कि सर्वे सुखिना भवन्तु, मतलब सारे बिजनेसमैन लोग पैसा कमाएं, ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। ये एक एग्जांपल है, आप सबको स्लाइड दिख रही होगी कि जो ऑरेंज कलर के बॉक्सेस है वो मान लीजिए कि दुकानें हैं, एक मार्केट की दुकानें हैं, सभी कपड़ा की दुकानें, मान लीजिए कपड़े की दुकानें हैं और सामने कस्टमर है। अगर हर दुकान में हर एक कस्टमर जाता है एवरेज में, तो सारी दुकानों की कमाई हो जाती है। तो सब दुकान चलनी चाहिए, तभी तो सब कमाएंगे। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ऐसी होती है कि उस मार्केट में कुछ दुकानों में भीड़ ज्यादा है और कुछ दुकानों में भीड़ नहीं है। मतलब वही 10 कस्टमर कुछ जगह पर चले जाते हैं तो बाकी लोगों की कमाई। और यही बिजनेस है। बिजनेस का मतलब है कंपटीशन। अब आपकी आवाज भी सुनाई देगी। कंपटीशन का मतलब हो गया
कि किसी और से, मतलब मेरे ही कॉम्पिटिटर से मुझे ज्यादा पैसे कमाना पड़ेगा। जैसे हम लोग फार्मा सेक्टर में हैं, तो एक फार्मा कंपनी को कंपटीशन से जीतना है, मतलब दूसरे को कम कमाना है, मुझे ज्यादा कमाना है, सीधी बात है। तो ये कमाई बढ़ाने के क्या जरिए हो सकते हैं, या कमाई बढ़ाने के लिए हम क्या क्या और छोटे छोटे टिप्स कर सकते हैं, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम कितने पैसे कमा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर की एक पोटेंशियल लिमिट हम डिस्कस कर सकते हैं। सुबह 30 पेशेंट देखता है, शाम को 30 पेशेंट देखे और दिन भर में क्या फीस हो सकती है, तो हम इसका एक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अलग अलग शॉप में एक पोटेंशियल को निकालने का एक कैलकुलेशन अब फोकस करेंगे। सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि एक रिटेल शॉप है। रिटेल शॉप में अगर 100 वॉक इन्स आते हैं, 100 कस्टमर्स, और हर कस्टमर का एवरेज परचेस 500 रुपए का है। ये कोई भी शॉप, मेडिकल शॉप ले लीजिए, किराना शॉप ले लीजिए, या कपड़े का शॉप ले लीजिए, तो उसका एक दिन का बिजनेस हुआ 50,000 रुपए। एंड देयरफॉर द प्रॉफिट, अगर हम 15% प्रॉफिट एक अजम्पशन की बेस पे लेके चल रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट हो सकता है करीब 5,000 रुपए पर डे। तो 25 दिन के हिसाब से 1.25 लाख रुपए। अब इसी को सिनेरियो 2 में देखते हैं। एक और ट्रेडर है, सोयाबीन का बिजनेस करता है। एक ट्रक सोयाबीन करीब करीब 200 बैग्स, 200 बोरी एक ट्रक में जाती है, और सोयाबीन का रेट है 40 रुपए पर किलो एवरेज में। ठीक, बिजनेस पर डे कितना हो गया? पर डे का बिजनेस हो गया इनका करीब 8 लाख रुपए। एक ट्रक का बिजनेस 8 लाख रुपए। अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 5% लेके चल रहे हैं, तो भी ये व्यक्ति एक दिन में 40,000 रुपए का इनकम या प्रॉफिट कर सकता है। मतलब महीने का इस बिजनेस में करीब 10 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। तो 2 सिनेरियोज हैं, आप किस बिजनेस में हैं, हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट कौन सा है, हमारे बिजनेस की टिकट साइज क्या है। टिकट साइज मतलब एक डॉक्टर अगर एंजियोप्लास्टी करता है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है, और एक ओपीडी में कोई पेशेंट देखता है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो हमारी टिकट साइज भी डिसाइड करती है, मेरा प्रोडक्ट भी डिसाइड करता है कि मेरी इनकम कितनी होगी। तो जो लोग सक्सेस को देखते हैं बिजनेस में, या जो स्टार्टअप में नए बच्चे अभी बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, एक ट्रांजैक्शन में मेरा सेल कितना होता है। जैसे इन्वर्टर बेचेंगे तो आप 10,000 रुपए का बेचेंगे, और मान लीजिए कोई छोटी प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप 100 रुपए का बेचेंगे। जैसे किसी ने आटा बेचा तो आटे का एक पैकेट होता है तो आप 300 रुपए का बेचेंगे। तो दैट डिफाइंस एक महीने में आपकी कमाई कितनी हो सकती है। पिछले 4-5 दिनों से जो हम ये एक 7 दिनों का एक गुलदस्ता प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने सारे सेशन में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश की, जिसमें चांडक जी ने बताया था कि लॉकडाउन में क्या उपयोग किया जाए, फिर हाउसवाइफ के बारे में बताया, मंत्री जी ने माइंडसेट के बारे में बताया, फिर कल राठी जी ने, कनिका जी ने डिसीजंस, बायस वगैरह, और मुकेश अशर जी ने रीवायर। तो आज का सेशन और कल चांडक मैडम, निशा मैडम जब बताएगी तो शायद ये 6 दिनों का एक समरी प्रेजेंट करेंगी। ये 5 दिनों को जोड़ते हुए आज हम एक्चुअल बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिसमें पैसे की बात कर रहे हैं। माइंडसेट, डिसीजंस, सॉफ्ट स्किल्स। तो एक्चुअल पैसे की बात जब करने आएंगे तो हमारा एज अ बिजनेस ओनर या फिर बिजनेस के मालक होने के नाते हमारा काम क्या है, हम किस बात के लिए अकाउंटेबल हैं। तो बेसिकली हमारा अकाउंटेबिलिटी 2 है। पहला कि क्या मैं बिजनेस का मालक होने के नाते बिजनेस में प्रॉफिट दे पा रहा हूं। हम अपने आप को अगर सीईओ कहलाएं, अगर हम वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी या हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल हो तो हमारा पहला है कि हम ग्रोथ में प्रॉफिट दे रहे हैं क्या, प्रॉफिट में ग्रोथ। और दूसरा, बिजनेस ग्रोथ का दूसरा अच्छा पैरामीटर होता है आपके कितने कस्टमर बढ़े। इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, कस्टमर कितने बढ़े। उदाहरण के लिए एक XYZ शॉप ले लेते हैं। उस शॉप के अंदर मुझे ये डिसाइड करना है कि इस महीने उस पर्टिकुलर बिजनेस में, मान लीजिए कि 5 लाख का बिजनेस हुआ और अगले महीने हमने टारगेट लिया है 7 लाख।
तो जब तक हम उस डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे, हम स्ट्रेटजी और प्लानिंग नहीं बना सकते कि 5 लाख का बिजनेस 7 लाख करने के लिए मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, कस्टमर बढ़ाने हैं कि प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, एवरेज कलेक्शन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं, इस पर हम हमारी चर्चा रहेगी। और जो कस्टमर आ चुका है वो वापस कैसे आए, रिपीट विजिट क्या। आप ये उस बात को मानेंगे कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे पास डेटा नहीं, यानी अगर हमारे पास दिन भर का कस्टमर काउंट नहीं होगा कि आज दिन भर में फुटफॉल क्या था, कितने लोग आए थे, या जो जो लोग आए हैं उन्होंने कितना, हो सकता है कि हम अगर कार्बन से बिल बनाते, हो सकता है हम कंप्यूटर से बिल बनाते, पर उस कंप्यूटर से बने हुए बिल की एनालिसिस, दिन भर में नंबर ऑफ बिल्स निकालने, कई लोग करते भी होंगे, एक जनरल टॉक में शेयर कर रहा हूं, या जो लोग नहीं करते होंगे, जिनकी प्रैक्टिस में अभी तक नहीं आया। तो ये डेटा जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा जनरेशन एक पहला टूल, एक हर सेशन के बाद आज जो एक्शन आइटम लेके जाते हैं हम, कि आज सेशन के बाद एक इंप्लीमेंटल एक्शन आइटम क्या है, तो मैं बताऊंगा कि आज के सेशन का इंप्लीमेंटल आइटम पहला, आपको डेटा जनरेट करना है। इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज हो, कंप्यूटर्स का यूज हो, सॉफ्टवेयर का यूज हो, या फिर मैन्युअली हमारे जो स्टाफ है उस स्टाफ को ये बोला जाए कि दिन भर के नंबर ऑफ कस्टमर निकालिए, एवरेज सेल पर कस्टमर निकालिए, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका आज, डेली, वीकली और मंथली। ओके, आगे चलते हैं। ये केस स्टडी एक बार आप सबका ध्यान चाहूंगा कि इसको थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करते हैं, ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हम एक चर्चा करें। आप इसमें देखिए 5 सेल्समैन हैं। पहला सेल्समैन महेश, सुरेश, गणेश, कल्पेश और लोकेश। अगर ये पॉइंटर चला रहा हूं, इन 5 को कंपनी ने टारगेट दिया था कि आपको 20 लाख का सेल करना है, सेल्समैन है। सबसे अच्छा सेल्समैन कौन होगा, अगर मैं किसी से पूछूं, 1-2-3 लोग, बहुत समय हम नहीं लगाएंगे, फिर भी 1-2 लोग अगर एक कमेंट करें, मुझे कमेंट बॉक्स दिखाई दे यहाँ पर, क्या हम देख सकते हैं कि सबसे अच्छा सेल्समैन कौन होगा अपने हिसाब से? चैट बॉक्स कहाँ है? ऊपर मोर ऑप्शन होगा सर। चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने गणेश मिल गया, किसी ने गणेश लिखा है, किसी ने लोकेश लिखा है, किसी ने महेश लिखा है, राइट। तो चर्चा यही है, प्राइमा फेसी आप देखोगे कि सबसे अच्छा सेल गणेश ने किया है। तो जो मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ वो पॉइंट आपके ध्यान में आ गया होगा कि ऐसा दिखता है कि गणेश ने 33 लाख का सेल किया, लेकिन गणेश का कलेक्शन आप देखोगे ड्यू डेट के बाद 3 लाख का कलेक्शन है 33 में से, और 2 लाख रुपए का कलेक्शन उसका हुआ ही नहीं स्टॉकिस्ट से या डिस्ट्रीब्यूटर से। और गणेश ने जो माल बेचा है उस माल के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 5% की। पूरा का पूरा 33 लाख का माल उसने 5% वाले वैल्यू में बेचा है। सुरेश, गणेश, कल्पेश। गणेश में आप देखेंगे उसने 17 लाख का माल बेचा, लेकिन पूरा माल कैश में बिका, कोई उधारी नहीं है। और गणेश के अंदर आप देखोगे उसने जो 7 में से 10 लाख का माल ऐसा था जो 20% मार्जिन का था, 20% की प्रॉफिट थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रॉफिट की वैल्यू निकालें और उस प्लस एक्सपेंस जोड़ दें जितना खर्चा किया इन लोगों ने, तो आपको दिखेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट तो सिर्फ गणेश लेकर आया, बाकी लोगों ने कंपनी को नुकसान दिया है। इस स्लाइड में टेक होम पॉइंट क्या है? टेक होम पॉइंट यह है कि आपका सेल कितना होता है उससे इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रॉफिट कितना होता है। तो सेल वैल्यू तो 17 लाख सबसे कम सेल है गणेश का, और सिर्फ गणेश ने ही प्रॉफिट दिया है। देयरफॉर कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उस प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो हमारे बिजनेस मैग्निफिकेशन में या प्रॉफिट मैग्निफिकेशन में हमारी चर्चा है, प्रॉफिट को मैग्नीफाई किया जाए। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन और कम खर्चा, राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन जिसमें, और ये जो आपकी हो गई कि इसने 7 लाख डुबा दिए, 2 लाख रिकवरी नहीं हुई, तो कई बार रिकवरी, सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है रिकवरी इंपॉर्टेंट है।
तो जिसने सेल कम किया, रिकवरी पूरी 100% है, वो प्रॉफिट देता है। किसी सेल्समैन ने सेल ज्यादा किया और अगर बैड डेट में है, then it is of no use. And therefore, my dear friends, data is very important, as we have just discussed. It is the key for all of us to discuss and understand. Data generation आज हमारा पहला टेक होम मैसेज है. Moving further, इस डेटा से हम क्या करेंगे? एक छोटा सा मैं दिखाता हूं. जैसे इस तरह की स्लाइड कुछ कंप्यूटर्स में कुछ लोग बना सकते हैं जो एक्सेल जानते हैं, जिनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, या फिर कई ईआरपी सॉफ्टवेयर जिन जिन लोगों के पास लगे हैं उनको इस तरह का ग्राफ मिलता है. और वैसे भी ये ग्राफ बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से बन जाता है. डे वाइज आपको ट्रेंड मिलता है. और इस लॉकडाउन पीरियड में कोविड का डेटा हमको इसी तरह से आता है, पर डे क्या चल रहा है, कैसे ग्रोथ मिल रही है वगैरह. इसको हम कुछ नहीं, इस तरह का डेटा एक जगह जमा करना, उसी को डैशबोर्ड बोला जाता है. बिजनेस ओनर होने के नाते सबसे पहला काम आपको डेली डैशबोर्ड चेक करना है, वीकली डैशबोर्ड चेक करना है, एनालाइज करना है और डिसीजंस लेना है. दैट शुड बी आवर पर्पस. ओके, सो फ्रेंड्स, डेवलपिंग दिस डैशबोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट and it's very simple. It can be paper based dashboard or it can be computer based dashboard. इससे रेगुलर डेटा मिलेगा, आपका कंसिस्टेंट डिसीजंस होंगे और टाइमली एक्शन हम ले पाएंगे. अगर रेगुलर डेटा नहीं रहेगा तो एक साल के बाद पता चलेगा कि मुझे यार ये तो प्रोडक्ट बिका ही नहीं, या फिर इस पर्टिकुलर मंथ में कस्टमर्स बढ़े, इस पर्टिकुलर मंथ में कस्टमर कम हुए, या हमने कोई ऑफर दिया था उसमें कितना बढ़ा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डैशबोर्ड डेवलप करना. एक दूसरा स्लाइड पे आप फोकस करेंगे. ये मेरी आवाज और स्लाइड सब ठीक है ना? मतलब बीच में, क्योंकि सामने ऑडियंस नहीं है तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है. परफेक्ट है, एकदम बराबर. चलिए ठीक है, थैंक यू. वॉइस भी क्लियर है, स्लाइड भी बढ़िया. अब इसमें दो बिजनेस कंपेयर किया है मैंने. एक फार्मा कंपनी का बिजनेस है और एक सोयाबीन का बिजनेस है. आप लोगों को बता दूं कि फार्मा कंपनी में बहुत प्रॉफिट है ना? तो आपको एक स्लाइड में थोड़ी देर से बताता हूं, मैं दूसरे कंप्यूटर से कॉपी कर रहा हूं. फार्मा कंपनी में अगर 50,000 का माल बनवाते हैं, आजकल थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, और नेट रियलाइजेशन वैल्यू आप जिस रेट में स्टॉकिस्ट को बेचते हैं, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए बेचते हैं, मैंने बहुत कम नंबर लिया, 200%, यहाँ पर 1000% तक की मार्जिन होती है. 200% मार्जिन है. मार्जिन दिखने में बहुत अच्छी लग रही है. लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे सोयाबीन का माल बेचना है अगर, उदाहरण के तौर पे इसमें परसेंटेज बहुत कम है, मतलब सिर्फ 11% की मार्जिन है. 90,000 में लेंगे, 1 लाख में बेच दिया, ठीक, तो 11% का मार्जिन हुआ. लेकिन अगर सुबह एक डीलर को फोन किया उड़ीसा में, संबलपुर में, और उनको आपने 1 लाख का माल दे दिया, बैंगलोर फोन किया, वहां से माल परचेस कर लिया, तो सब होता है ना, अड़तिया जो हम लोग बोलते हैं, तो वहां से 90,000 का माल लिया, यहाँ 1 लाख का माल भेज दिया, 11% की मार्जिन. एक दिन में 11% की मार्जिन से अगले दिन फिर आप इसी 90,000 का लेंगे और 1 लाख बेचेंगे, 1 लाख में बेचेंगे. तो यहां पर डिफरेंस क्या हुआ? यहां पर मंथ इनकम होती है 2.5 लाख रुपए, मार्जिन कम है लेकिन इनकम ज्यादा है. फार्मा कंपनी में क्या होता है कि आपने जो माल बना के मंगाया, वो माल डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, केमिस्ट के पास जाएगा, 200 रुपए के पर्चे निकलेंगे, और करीब करीब वो माल खत्म होने में आपको 4 महीने लग जाते हैं. तो जहां पर एक मिसनोमर है कि मार्जिन तो बहुत ज्यादा है लेकिन पर मंथ प्रॉफिट सिर्फ 25,000 रुपए है. मार्जिन यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट, 2.5 लाख रुपए, और यहाँ पर 25,000 है. ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मार्जिन कभी कभी हमको बेवकूफ बनाता है. हम लोगों ने सिर्फ मार्जिन को देखकर बिजनेस नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रॉफिट के साथ साथ यूनिट्स, आप कितना यूनिट बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट है. एंड द थर्ड इंडिकेटर इज रोटेशन, कितना फ्रीक्वेंटली वो पर्टिकुलर गुड्स रोटेट हो रहे हैं. 4 महीने इज अ टू लॉन्ग टाइम, बट ये अलग बात है कि आप एक प्रोडक्ट नहीं लाते ना, इसके साथ साथ और बहुत सारे प्रोडक्ट लाते हैं, और मार्जिन ज्यादा है इसलिए आप 4 महीने तक कोई इन्वेंट्री पाल सकते हैं. दैट्स ऑल्सो वन वे. ओके, अब मेरे साथ एक 2-4 सेकंड बेयर करेंगे. मैं एक पीपीटी एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ.
meanwhile, so what we discuss is now margin, units and rotation. इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। किसी का कुछ सवाल है? किसी ने हैंड रेस किया है? क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे ब्रिज जी, एक साथ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आपको एक एक्सेल शीट दिखा रहा हूं मैं। जबर जी, एक्सेल शीट विजिबल है सबको? नहीं भैया, नहीं दिख रही है। नहीं है क्या? एक सेकंड, एक मिनट। मुझे अल्टर एस अभी जी। हाँ, अब क्लियर है। चलिए, थैंक यू। इस एक्सेल शीट में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग रेट लिखा है और यहाँ पर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब जिस रेट में हम बेचेंगे, मैन्युफैक्चरिंग रेट और कॉस्टिंग, और इसमें परसेंटेज प्रॉफिट है यहाँ पर, परसेंटेज प्रॉफिट, और ये वैल्यू प्योर प्रॉफिट है। प्योर प्रॉफिट मतलब 277 माइनस 38 रुपए। इस डेटा को मैं आपके सामने अभी सॉर्ट करता हूं। सॉर्टिंग कर लेते हैं, डेटा सॉर्ट बाय प्रॉफिट। 239 रुपए का हाईएस्ट प्रॉफिट है, ठीक, कॉस्ट वाइज। अब मैं आपके सामने इस डेटा को परसेंटेज वाइज सॉर्ट करूं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 3 रुपए में बनता है लेकिन 46 रुपए में बिकता है, या 2 रुपए में बनता है और 31 रुपए में बिकता है, तो परसेंटेज के हिसाब से आपको 1400% मिलता है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम ये हजार यूनिट बेच भी दें, इसके हजार यूनिट हम बेच भी दें, तो जो वैल्यू प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट 43,000 या 28,000 मिल रहा है। तो 28,000 प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अगर इस फिगर पे नोट करेंगे 43 एंड 28, एक्चुअल इनकम बहुत कम होती है। हमारे जो खर्चे लगे हुए हैं उस खर्चे आप इस हाईएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट से नहीं निकाल सकते जब तक इसका वॉल्यूम ज्यादा हो। ये कई लोगों को बिजनेस में एक्सपीरियंस से आता है, और कई जो मैनेजर्स मैंने करीब 25 साल में देखे, कई मैनेजर्स को ये चीज समझने को समय भी लगता है इंडस्ट्री के अंदर। सो अब इसको मैं ऑफिस में एक बार अंडू कर देता हूं और इस यूनिट के 1000 स्ट्रिप बेच देता हूं, तो आप देखोगे ये 2 लाख रुपए। प्रॉफिट कम है कंपेयर टू 1000%, यहाँ पर 240% प्रॉफिट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इनटेक ये 40,000 नहीं है बल्कि 2,40,000 है, 2,40,000। एक पैरेलल एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ। मान लीजिए अभी हमारी सरकार जो है वो कोविड के बारे में बता रही है कि अब कोविड जो है, अब कोरोना का जो वायरस है वो फैलने में स्टेबल हो चुका है। इसको कैसे अंडरस्टैंड, कैसे समझाया सरकार ने? सरकार ने समझाया कि पहले ये डबल होने के लिए 2 दिन में डबल होता था या 3 दिन में डबल होता था, अब 10 दिन में डबल होता है। परसेंटेज में बताने के लिए पहले 2 दिन में डबल हो रहा है मतलब 50% ग्रोथ थी, अब 10 दिन में डबल हो रहा है तो मतलब 15%, 15% से। जहां पर आप परसेंट यूज करते हैं वहां पर थोड़ी बेवकूफी हो जाती है। कैसे? पहले 10 कोरोना के पेशेंट 20 हो रहे थे, सिर्फ 10 लोग ही बढ़ रहे थे, और आज 15% में 1500 लोग, 2000 लोग बढ़ रहे हैं। तो कई बार परसेंट हमको गलत इंडिकेटर देता है, एक्चुअल वॉल्यूम देखना चाहिए। हमारी प्रॉफिट में एक्चुअल वॉल्यूम देखना चाहिए, ना कि परसेंट वॉल्यूम। ये आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है, लेकिन डिस्कशन में ऐसा होता है कि बांग्लादेश की जीडीपी 6.5% से बढ़ रही है और इंडिया की जीडीपी 4.5% से बढ़ रही है। लोगों को ये नहीं पता कि वहां की जीडीपी जो है वो लाखों में, करोड़ों में होगी, हमारी ट्रिलियंस में है। So this is one example I wanted to share. और इस शेयरिंग में मैं वापस मेरे प्रेजेंटेशन पे आता हूं। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स,
वी डिस्कस कि नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू मार्जिन इनटू रोटेशन, ये 3 इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमारा पैसा कितना लग रहा है ये तभी सोचना चाहिए जब हमारे पास अगर बैंक में सीसी लिमिट है। मेरा कहने का मतलब है कि वो इनकम मेरी कितनी लागत से हो रही है। वो लागत अगर आपके पास खुद की पास लागत है तो मान लीजिए मैं 2 लाख की लागत में अगर 6 लाख कमाता हूं तो लागत के ऊपर अगर बैंक इंटरेस्ट आपको नहीं बैठ रहा है, सीसी लिमिट नहीं है, तो ऑलवेज लुक फॉर मार्जिन वैल्यू नॉट परसेंटेज। परसेंटेज कैलकुलेट तब करें जब, ये मेरा मानना है हम लोग जनरली जितना भी मारवाड़ी कम्युनिटी में हम हिसाब लगाते हैं कि अगर 10% मार्जिन है तो धंधा क्यों करने का, बैंक से मिल जाता है उतना, तो बैंक इंटरेस्ट दे देता है। तो बैंक इंटरेस्ट सही है, लेकिन आपको 3 रुपए पे 30 रुपए नहीं कमाना, ये मेरा बोलना है। 3 पे 30 कमाने के बजाय 300 पे 3 लाख कमाओ, 300 पे 30,000 कमाओ। दैट्स द वन विच आई एम ट्राइंग टू डिस्कस कि एब्सोल्यूट वैल्यू मार्जिन इनटू यूनिट्स इनटू रोटेशन, दिस विल मैग्नीफाई द बिजनेस पोटेंशियल, द बिजनेस सेल। सो मैग्नीफाई करने के लिए मोर बिजनेस पर कस्टमर, अगर एक कस्टमर आता है वो 500 का टिकट साइज लेकर जाता है तो हम उस 500 की जगह पर उसको 1500 का माल कैसे बेचे, कैसे टिकाए नहीं, कैसे बेचे। हमको किसी के जेब से पैसे निकलवाना नहीं है, उसको ज्यादा माल बिकवाना है, क्योंकि उसकी भी इकोनॉमी है। जो जिसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है वो आपसे परचेज करेगा। आपके पास सेलिंग स्किल वाली टीम है, अगर हमारे पास सेलिंग स्किल वाली टीम है तो वो 500 के साथ क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। नंबर सेकंड स्ट्रेटेजी, हाउ कैन आई गेट मोर कस्टमर, more the customer, more the product, high value product, more the rotation। और इसमें तीसरा है customer repeat visit, it is always by customer experience। एक बार आने के बाद दूसरी बार customer experience कैसा हो। हमने Zoom डाउनलोड किया हुआ है, WhatsApp डाउनलोड किया है, और Zoom की कोई एडवर्टाइजिंग नहीं आई थी कहीं पर, हमने खुद से डाउनलोड कर लिया। इट्स अ नीड प्लस एक्सपीरियंस। एक एग्जाम्पल लेता हूं, हम जहां पान खाने जाते हैं कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, जहां सब्जी लेने जाते हैं कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, मिठाई की दुकान कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, किराना शॉप कोई नहीं है। हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको वहां पर कंफर्ट लगता है, एक्सपीरियंस अच्छा है और कन्वीनियंस है। लेकिन उसी समय हम ओला के पास जाएंगे, पीवीआर में जाएंगे, अमेजोन में, बिग बाजार में। ओला की टैक्सी लेते हैं तब भी हम इकोनॉमी देखते हैं, सस्ता कौन सा दे रहा है, ओला दे रहा है कि उबर दे रहा है। अमेजोन में भी हम सस्ती चीज खरीदते हैं, बिग बाजार भी सस्ते के लिए जाते हैं। तो ब्रांड में भी हम सस्ता देखते हैं, और बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड के एग्जांपल से पान शॉप वगैरह वहां पर कंफर्ट देखते हैं। पीवीआर महंगा है, पीवीआर महंगा होने के बावजूद भी हम यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि हम पीवीआर में खरीदने के लिए नहीं जाते हैं, खर्चा करने के लिए जाते हैं। ये डिफरेंस है। सो वी आर स्पेंडिंग एट पीवीआर, वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग। बट व्हेन इट कम्स टू बाइंग, वी नॉर्मली सी कॉस्ट, मतलब इकोनॉमी, कंफर्ट, कन्वीनियंस। Zoom is a comfort, WhatsApp is a comfort, convenience वगैरह। सैनिटाइजर लेना है तो हमको नीड है, नॉर्मली वी डोंट सी ब्रांड्स। ये मेरा डिस्कशन इसलिए है कि कई बार हम जिस बिजनेस में है, एक्सेप्ट द प्रोडक्ट प्रमोशन, अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो एफएमसीजी में है और जिसको बहुत ज्यादा टीवी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज किसी भी बिजनेस को एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी बिजनेस को मार्केटिंग की जरूरत, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग वर्ड्स, जरूरत नहीं पड़ती। आपको पड़ती है तो आपका प्रेजेंस फेल्ट होना चाहिए, कस्टमर के साथ एंगेजमेंट होना है, और उस कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस। एक बार मैं एक दुकान में जाता हूँ और दुकान से बाहर निकलने के बाद मेरा एक वर्ड ऑफ माउथ ओपिनियन बन जाता है, यार ये दुकान में तो कपड़े बहुत महंगे हैं। अगले 3 साल तक हम उस दुकान में नहीं जाते। जैसे एक ओपिनियन बन जाता है और हम लोगों से बात करते वक्त ये बोल देते हैं, अरे वो दुकान में गए थे बहुत एक्सपेंसिव शॉप। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव हो सकता है कि आपने अपने आप को फिर लिमिट कर दिया कि ये शादी के समय ये दुकान में जाना चाहिए। वो ब्रांडिंग पे डिपेंड करता है। मेरा टॉपिक ब्रांडिंग नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि हम जो बिजनेस ओनर्स हैं, उस बिजनेस ओनर में कस्टमर को एक्सपीरियंस कैसा दें ताकि वो रिपीट आए। इसमें मेरा जवाब है कॉस्ट नॉर्मल हो, कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब पार्किंग की जगह अच्छी हो। कई बार देखना है कि दुकान में पार्किंग नहीं है सामने, तो आपके पास फुटफॉल नहीं होता है। अगर आपकी दुकान बहुत दूर है, कन्वीनियंस नहीं है, अंदर जाने के बाद आपको काउंटर पे माल लेने का जो कन्वीनियंस होता है, डिस्प्ले होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करती है। दैट विल गिव अस द बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपीरियंस।
तो कस्टमर विल ऑलवेज टॉक टू अदर पीपल, उनको कैसा लगा। ये नई बात नहीं है, लेकिन इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम उसके तरफ दौड़ दे। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आप में से कोई सीए भी होगा, सीए के पास कोई रिसेप्शनिस्ट बैठी होगी और जैसे ही दरवाजा खुलता है और अंदर एक आदमी आता है, आपकी रिसेप्शनिस्ट उसको क्या पूछती है? बोलिए सर किससे मिलना है। बोलिए सर किससे मिलना है, कितना छोटा एग्जाम्पल है। अगर उसको आपने चेंज कर दिया, सर आइए, और ये नहीं पूछे किससे मिलना है, ये पूछिए कि सर से मिलना है, या मान लीजिए आपके ऑफिस में 2-3 लोग हैं, सर दिनेश सर से मिलना है कि राकेश सर से मिलना है। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आपने कंफर्ट दिया डायरेक्टली ये बताने के लिए। मैं एक एग्जांपल और शेयर करता हूं, 5:40 एक एग्जांपल और शेयर करता हूं। मान लीजिए आपने पेपर में ऐड दिया और उसमें एक मोबाइल नंबर डाल दिया, और जिस दिन ऐड दिया उस दिन मोबाइल नंबर दिया, और मतलब उस दिन आने वाले सारे फोन कॉल्स वो पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट को लेकर होंगे जिसमें आपने नंबर डाल दिया। अगर उसका फोन आता है और आप बोलेंगे कि हेलो कौन बोल रहे हैं, हाँ क्या काम है, ये गलत एक्सपीरियंस हो गया। जैसे ही फोन आता है और हम कहते हैं जी मैं ब्रिज सारडा बोल रहा हूँ, आज पेपर के सिलसिले में आपने फोन किया क्या, वो बोलेगा हाँ, ठीक है। उसके सवाल पूछने से पहले ही हमने अगर जवाब दे दिया, तो कस्टमर कंफर्ट छोटी चीज से भी शुरू हो सकता है और बहुत बड़ी चीज तक जा सकता है। इसके ऊपर स्मॉल इज बिग थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कस्टमर एक्सपीरियंस हो बेहतर। एक कहानी बताता हूं मैं। एक कटिंग की दुकान खुली। कटिंग की दुकान वाले ने सोचा कि यार हर आदमी दुकान खोलता है कटिंग की, एसी लगाता है, मैं भी एसी लगा लेता हूं। तो कुछ नया करने के चक्कर में उसने सोचा कि मैं कॉफी पिलाऊंगा हर व्यक्ति को। तो जैसे ही कॉफी पिलाएंगे, मेरा कटिंग का नंबर आएगा, तब तक कॉफी बनेगी, और कॉफी पीते पीते उसको अच्छा लगा। सेकेंड टाइम वापस गया तो उसमें कॉफी देने में थोड़ी देर हो गई। थर्ड टाइम फिर गया, क्योंकि कॉफी मिलती वहां पर एक्स्ट्रा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरी बार वापस वहां जाने के बाद उस पर्टिकुलर दुकान ने बोला कि सर आज कॉफी मशीन खराब है, और चौथी बार तो वो मशीन वहां थी नहीं। कटिंग की क्वालिटी पहले जैसी थी वैसी ही थी, चौथी बार भी कटिंग की क्वालिटी जैसी वैसी थी, पर इस बार उस व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने कॉफी का वादा कर दिया था। तो उतना ही वादा कस्टमर से करना चाहिए। वादा मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूं। कस्टमर का एक्सपीरियंस उतना ही हो जितना हम उसको डिलाइटमेंट दे सकते हैं। इसमें गलती कहाँ होती है? गलती उन लोगों से होती है जो मना नहीं कर सकते। जैसे मेरे जैसा आदमी अगर फोन पे बोले और किसी कस्टमर ने फोन कर दिया और बोला कि सर कल तक चाहिए ये काम करके, हमने बोल दिया हाँ ठीक है सर हो जाएगा, पर हमको पता है कि नहीं होगा। तो जहां पर हमने प्रॉमिस कर दिया और बाद में वो काम नहीं हुआ, तो ये सब एक्सपीरियंस गलत होता है। कई बार हमको चीजें पता होती है पर हमारे को एग्जीक्यूशन में नहीं आ सकती। तो अगर कॉफी पिलाना शुरू किया इस एग्जाम्पल पे, तो उस दुकानदार को या कटिंग वाले शॉप को चाहिए था कि वो कॉफी बरकरार रखे या फिर कॉफी ना पिलाए, अपनी कटिंग की क्वालिटी पे बेहतर रखे। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से आगे हम बढ़े, कस्टमर डिलाइटमेंट तक बढ़े, एक्सपेक्टेशन बढ़ाई। लेकिन कस्टमर डिलाइटमेंट में भी अगर आप चूक गए तो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। ये ऐसे एग्जाम्पल है, ताकि अब हम बात करें कस्टमर एक्सपीरियंस पे। क्यों? ताकि रिपीट विजिट्स हो, ताकि वर्ड ऑफ माउथ बढ़े और लोग हमारे बारे में अच्छा बात करें। क्योंकि ये चीजें एडवर्टाइजिंग से नहीं आती, ये चीजें वर्ड ऑफ माउथ से आती है। मैनेजमेंट में एक टिपिकल 2 वर्ड्स आते हैं, क्रॉस सेल एंड अपसेल, अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। अपसेलिंग, इसी एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करूं कि आप कटिंग करवाने जाते हैं तो वो आपका फेशियल कर देता है, मैं बोले सर शैम्पू कर दूं क्या? तो क्रॉस सेलिंग इज सेलिंग द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, इज अ क्रॉस सेलिंग। उसी कस्टमर से आपने 500 की जगह पर 1000 रुपए का बिल बनवाना, टिकट साइज बढ़ा दो। अप सेलिंग, जो 200 का लेने आया है उसको 400 का बड़ा प्रोडक्ट देना। ये भी एक तरीका है जो हम कॉन्शियसली अपने स्टाफ को ट्रेन कर उनको ये एक्सपीरियंस दें कि इस तरह से आप क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग करें, और इसमें इंसेंटिव रखें। इंसेंटिव हमेशा अच्छा काम करते हैं। एक बुक है, इस बुक के ऊपर आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और कई गूगल के ऊपर जानकारी मिल जाएगी, प्रेजेंटेशन भी रहेगा। इसका मतलब होता है कि आपको जब बिजनेस पढ़ाना है या हमको जब बिजनेस पढ़ाना है, तो हमारे बिजनेस में एक शब्द होता है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। समुंदर, जिस समुंदर में बहुत सारा कंपटीशन है उसको रेड ओशन कहते हैं। मतलब
क्या बोलते हैं, खून की नदियां बह जाती है, रेड ओशन, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उस कंपटीशन से बाहर निकलना मतलब ब्लू ओशन। इस ब्लू ओशन का मतलब है कि हम रायपुर में बैठे हैं या हम लोग धमतरी में हैं या मैं नागपुर में हूं, तो हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन से बाहर जाकर बिजनेस करना, हमारे प्रोडक्ट से बाहर जाकर बिजनेस करना, हमारा कस्टमर डोमेन से बाहर जाकर बिजनेस करना। मेरा एक पर्टिकुलर चैनल है, मतलब मैं हार्डवेयर में डील करता हूं, एग्जाम्पल है, तो हार्डवेयर के अलावा मैं और कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें डील कर सकता हूं, क्या मैं कांच का शुरू कर सकता हूं, ये सारा ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में आता है। ये दौर है कि अभी आपको कई वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे कि जो बताएंगे कि लॉकडाउन के बाद कौन सा बिजनेस नहीं चलने वाला है। रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, ट्रैवल, ये सारे बिजनेसेस सभी डाउन होने वाले हैं। फिटनेस, मेडिकल, हेल्थ केयर, योगा, माइंडसेट, एजुकेशन, कोचिंग क्लासेस, ये सब बढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन वगैरह। तो ब्लू ओशन में भी हम ये सोचें कि क्या हम इस तरह का इमीडिएटली कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो डोमेन बाहर निकलना है। कुछ एग्जाम्पल में इस जो अभी ये लॉकडाउन के 4-5 दिन बचे हैं या एक हफ्ता बचा है, उसमें हम कुछ एक अच्छा काम कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को एमएसएमई पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया हो, या गवर्नमेंट का खुद का एक ई कॉमर्स साइट है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसके ऊपर अगर रजिस्टर नहीं किया हो तो कर लें, क्योंकि वो ब्लू ओशन है हमारे लिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। इस दौर में जब फार्मा इंडस्ट्री भी बंद है, डॉक्टर्स भी बंद है, तो सारे फार्मा कंपनीज ने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया इमीडिएटली। मतलब उनको सिर्फ 3 दिन लगे डिसाइड करने के लिए और फटाफट सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। नीड, अपॉर्चुनिटी, सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हर स्टेट में, आप मिजोरम से लेकर केरला तक, कश्मीर से लेकर गुजरात तक, सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, पुलिस हो, पीडब्ल्यूडी हो, सबको मास्क लगता है, सैनिटाइजर लगता है। तो सभी, अब जो लोग अलर्ट है, जो लोग फट से डिसीजन ले सकते हैं, जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास सेल्स की टीम है, उन्होंने फटाफट ये बिजनेस डिसीजन लिया और उस डिसीजन को इंप्लीमेंट किया। तो ब्लू ओशन के साथ कल जो एक मैडम ने सेशन लिया था, करिका मैडम ने, राठी जी ने, वो कि आपको डिसीजन लेना है क्विकली, वो डिसीजन हेल्प करता है इस ब्लू ओशन के लिए। तो आने वाले दिनों में हमको एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको कम से कम 2 या 3 बिजनेस तो पैरेलली चलाना ही है। एमएसएमई के कुछ मैं आपको साइट के एग्जांपल दे रहा हूँ। ये है sampark.msme.gov.in। चूंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है या फिर ये प्रेजेंटेशन, ये साइट तो आपको मिल जाएगी। ये सारे, अब हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आज का समय उतना डिटेल में हम जाने का नहीं है, बट मैं आपको क्विकली कुछ स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ कुछ स्लाइड्स के एमएसएमई एग्जांपल के लिए। नंबर 2, msme.gov.in। ये वाली साइट आप देखेंगे, इसमें मेरे राइट साइड में आप जाएंगे अगर, तो यहाँ पर देखिए एमएसएमई डैशबोर्ड, इसके बाद लीन मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन क्लिनिक, B2B पोर्टल, काफी अच्छे आर्टिकल्स हैं इसमें, देखेंगे आप। इसमें उद्योग आहार रजिस्ट्रेशन, आपको इसमें रजिस्टर करना है अपने आप को उद्योग आहार में। उसकी मैं अगली स्लाइड आपको दिखाता हूँ। ये उद्योग आहार है, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है बहुत लोगों ने किया हो, बट कुछ लोगों को जानकारी नहीं रहती, इसलिए मैंने आज सोचा कि शेयर कर दूं। एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, ये भी गवर्नमेंट की है, gem.gov.in, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस.gov.in। जैसे इस वेबसाइट पे आप जाते हैं, आपको सबसे पहले ये दिखेगा टुगेदर वी कैन फाइट कोविड, और यहां पर जैसे आप डालेंगे ना, इस पे क्लिक करेंगे कोविड के ऊपर, तो आपको सारी लिस्ट आ जाएगी कि जिसमें इस मार्केट प्लेस पे सरकार खरीदना चाहती है, लोग खरीदना चाहते हैं या कोई बेचना चाहता है। तो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर डोमेन से हटकर भी हम गवर्नमेंट सप्लाई में जा सकते हैं, और इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अब बहुत लोगों के पास कैश कम होगा, मतलब आपको ट्रांजैक्शन बिजनेस में, इकोनॉमी। 1-2 थॉट्स है मेरे। पहला थॉट ये है कि इस 1.5-2 महीने में लोगों ने बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया, तो सबके पास पैसा तो पड़ा होगा, इनकम भी कम हुई तो खर्चा भी कम हुआ, तो इकोनॉमी डाउन जरूर हुई है, लेकिन जैसे खुलेगा तो लोग खर्चा करना शुरू भी करेंगे, तो हो सकता है कि इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन हर किसी के पास कैश क्रंच अगर है, तो कस्टमर जिनको आप क्रेडिट देते थे उसके बजाय आप ऐसे कस्टमर ढूंढे जो कैश में मिलता है, और गवर्नमेंट का पेमेंट
मुझे लगता है कि जल्दी आ जाए। इनकम टैक्स रिफंड भी आ गया था ये जब लॉकडाउन चल रहा था। सो दीज आर द फ्यू साइट्स विच यू कैन थिंक ऑफ, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। और यहाँ पे आप देखेंगे सप्लायर्स, बायर्स, टेंडर्स, government supply, and then you can search the companies, the keywords, the categories. These are just examples that you can go into various other sectors and find out आपका नेटवर्क, कनेक्शन, जान पहचान, इस तरह से अलग एवेन्यूज में जाना है। सिर्फ जाना है, ये सोचना नहीं है, उसके एक्चुअली आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। लेस कैपिटल, लेस इन्वेस्टमेंट, मोर रिटर्न्स। ये शायद वेबसाइट आपको यह पता हो, RXIL। दिस इज बेसिकली NSE, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये साइट है। इस पे इन्होंने क्या बनाया है कि रिसीवेबल एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। रिसीवेबल एक्सचेंज, इसका मतलब है कि आप जिस व्यक्ति से पैसा लेना चाहते हैं, यानी क्रेडिटर्स, जिस क्रेडिटर से आप पैसा लेना चाहते हैं उसको RXIL के थ्रू पैसा देंगे तो क्रेडिट लिमिट आपको, ये आपको पैसा दे देगा, क्रेडिट लिमिट उसको मिलेगी। तो कस्टमर से डायरेक्ट आप पेमेंट लेने के बजाय आप RXIL के थ्रू पेमेंट लीजिए। इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनका टर्नओवर करोड़ में है। 10 करोड़ से अगर ज्यादा टर्नओवर है, आपका टिकट साइज ज्यादा बनता है, आपका जो कस्टमर है, बायर है, वो बायर के पास क्रेडिट लिमिट है। और आप अगर किसी को, आपका सप्लायर भी है और सप्लायर से पैसा उधारी में सप्लायर नहीं देता है तो आप RXIL के थ्रू ले सकते हैं। इस साइट पे जाइए, इसको एक्सप्लोर करिए। और इस एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी है जो इसको प्रमोट करता है, मैं उसका कॉन्टैक्ट भी आपको दे सकता हूँ। इट इज कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम, हमारा रिसीवेबल पैसा डिस्काउंट में आपको जल्दी मिल जाएगा। 21 दिन की साइट लेने की बजाय उसको डिस्काउंट देकर RXIL आपको दे देगा, RXIL उससे पैसा वसूल कर लेगा। दिस इज ट्रेड्स। आगे जब जाएंगे तो आपको डिटेल मिलेगा। कुछ एग्जांपल्स न्यू अपॉर्चुनिटी के मैं आपको शेयर करता हूं। एक एग्जांपल है जोमेटो, जो अभी तक आपको पिज्जा डिलीवर करता था, उस जोमेटो ने इस लॉकडाउन पीरियड में किराना डिलीवर करना शुरू कर दिया। आपको ऐप, कई बार नोटिफिकेशन आया होगा कि आपको किराना चाहिए तो जोमेटो की साइट से किराना ऑर्डर कर सकते। एक वेबसाइट है mouthshut.com। ये वेबसाइट शुरू हुई थी बेसिकली जोक्स संताबंता.com जैसी वेबसाइट शुरू हुई थी। समय रहते इन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा और ये वेबसाइट अब रिव्यू सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। वैसे ही एग्जांपल है imagesbazaar.com, संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। तो जब की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उस अपॉर्चुनिटी में जो डिसीजन लेता है वो काम कर सकता है। हमारे लोगों में से कुछ एक गलती मैं आपको बता दूं। मेरे ख्याल से मुंद्रा जी ने या किसी ने हमारे इसी 7 दिन के दौरान एक बताया था कि आपको एग्जीबिशंस में जाना चाहिए, ट्रेड फेयर में जाना चाहिए। एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर में जाकर यू मस्ट फाइंड आउट न्यू एवेन्यूज, न्यू प्रोडक्ट वगैरह। बहुत लोग इंटरनेशनली भी जाते हैं, लेकिन जाने के बाद, बहुत सारे ब्रोशर जमा करने के बाद, आने के बाद हम वापस अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो वो ब्रोशर, वो विजिटिंग कार्ड्स वैसे ही रखे रहते हैं, हम कई बार उस पर एक्शन नहीं लेते। दैट इज ऑल्सो रीजन दैट वी डोंट फाइंड द न्यूअर अपॉर्चुनिटीज इवन दो देयर आर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूअर अपॉर्चुनिटीज। कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स या जो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को अच्छा बच्चे मतलब आई एम सॉरी जो यंग लोग हैं उनको अच्छा लगेगा। लुधियाना का एक बंदा है, उसने एक वेबसाइट चालू की है videogiri.com। इसने आइडेंटिफाई किया कि जब भी लोग शादी करते हैं तो आजकल शादी में व्हाट्सएप पे वीडियो बनाने का दौर है। व्हाट्सएप पे वीडियो बना के सगाई में भेजते हैं, शादी में भेजते हैं। तो दूल्हा दुल्हन का नाम क्या है, मामा जी का नाम, दूल्हा दुल्हन का फोटो वगैरह। ये videogiri.com क्या करता है, आपसे रेडीमेड आपको पूछता है, आपसे व्हाट्सएप पे पूछेगा रेडीमेड, आपको टेम्पलेट दे देगा। आप मारवाड़ी हो, आप तमिलनाडु वाले हो, गुजराती हो, आपको कैसा गणपति का फोटो चाहिए, रोमांटिक चाहिए, बॉलीवुड चाहिए, तो बड़ा सिंपल सा उसने इजी काम कर दिया। घर में किसी की शादी है, ये ओपन करिए, इसमें अपना नाम लिखिए दूल्हे दुल्हन का, और ये 3 दिन के अंदर आपको वीडियो ऑलरेडी जो आपने सिलेक्ट कर लिया उसके नाम बदल कर दे देता है। कहना यह है कि हम जिसके लिए मरमर करते हैं, डिजाइनर के पास जाते हैं, स्टूडियो में जाते हैं, गाना रिकॉर्ड करवाते हैं, एडिटिंग करवाते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देखी इस व्यक्ति ने और एक वेबसाइट शुरू कर ली। लेडीज किटी में हम लोग तंबोला खेलते हैं, तो तंबोला के लिए टिकट बनती है अलग अलग।
मेहंदी की टिकट, स्विमिंग पूल की टिकट, कोकोनट की टिकट। तो एक किसी व्यक्ति ने इस नीड को आइडेंटिफाई किया और एक बिजनेस बना डाला, tambolafactory.com या फिर ladieskitty.com। इसमें आप जाओ और अपना जितने आपको टिकट चाहिए उतने टिकट खरीद लो। ये एग्जाम्पल आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ वेबसाइट के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वेबसाइट के एग्जाम्पल देना आसान है, इसलिए वेबसाइट के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि लोग, द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द नीड, वेदर इट इज कोविड और वेदर इट इज विदाउट कोविड, अदरवाइज ऑल्सो हमेशा नीड रहती है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल शेयर करता हूँ नीड का। ये एग्जाम्पल देखिए, मोदी जी ने कल मन की बात में बोला था कि अब आपको रास्ते पर थूकना नहीं है। विनोबा भावे, महात्मा गांधी कभी रास्ते पर नहीं थूकते थे, वो हमेशा थूकदान लेकर चलते थे। गांधी जी को थूकना होता तो थूकदान लेकर चलते थे, हमेशा उसमें थूकते थे। उसको अंग्रेजी में हम स्पिटून बोलते हैं। तो किसी कंपनी ने सोचा कि रास्ते पर थूकना नहीं है, स्वच्छ भारत रखना है, तो एक कंपनी ने ये सारा बना डाला। थूकने के लिए उसने पाउच बनाए, थूकने के लिए उसने कंटेनर बना दिए, थूकने के लिए, उल्टी करने के लिए बना दिया। हम क्यों नहीं बना पाए? हमने भी सोचा होगा, मैंने भी सोचा था, क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हमको अगला स्टेप, एक तो थोड़ा डर लगता है, कैपिटल सोचते हैं, बेचेगा कौन, कहाँ बिकेगा, ब्रांडिंग कौन करेगा, रिसर्च कौन करेगा, तो एक उम्र के बाद डर लगता है। तो यंग लोग जितने आज अगर सेशन में होंगे, उनसे मेरी निवेदन रहेगा कि अपने जो फादर्स हैं उनका जो बिजनेस चल रहा है, एक एडिशनल बिजनेस आप अपने लेवल पे शुरू करें, नीड को आइडेंटिफाई करें, लेकिन ध्यान रहे कि उसका वॉल्यूम साइज बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर आपकी कोई चीज 500 रुपए की बिकती है, तो 500 रुपए तो एक दिन में 10,000 कैसे बिकेगी, तभी आपका वॉल्यूम आएगा। एक दिन में 10 बिकेगी तो 500 इंटू 10 5,000 रुपए कमाने के मतलब है। या तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट होना चाहिए, या हाई रोटेशन प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर उसका इन्वेस्टमेंट मतलब वॉल्यूम, आप 100 रुपए की चीज 500 में बेचो तो 400 रुपए एक्स्ट्रा इनकम इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। ऐसा थिंकिंग आप जरूर रखिएगा। मतलब अल्टीमेटली बिजनेस करना है ना, चैरिटी थोड़ा सा रहता है उसमें। ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा खर्चा करिएगा, ज्यादा खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी चलेगी। किसी ने बहुत अच्छा एक व्हाट्सएप पे डाला था, व्हाट्सएप पे भी डाला था कि हम सब लोग इसेंशियल चीजें ही खरीद रहे हैं अभी, सिर्फ किराना खरीद रहे हैं और दवाई खरीद रहे हैं। सिर्फ किराना और दवाई खरीदते हैं, सिर्फ इसेंशियल चीजें खरीदते हैं तो इकोनॉमी नहीं चलती। इकोनॉमी कब चलती? जब आप फालतू के खर्चे करते हैं। तो जैसे जिम जाना शुरू करेंगे, होटल जाना शुरू करेंगे, पेट्रोल खर्चा करेंगे, तो इकोनॉमी चलती है। इसलिए लोग फालतू खर्चा करवाइए, ज्यादा कमाइए, ज्यादा खर्चा करिए, एंड दैट्स हाउ द इकोनॉमी विल रोटेट। कस्टमर को हम जितनी बार एग्जांपल देते हैं तो कस्टमर ऑलवेज बाय बेनिफिट। तो हमेशा हमारा प्रोडक्ट, हमारा एक्सपीरियंस, कस्टमर का फुटफॉल, एवरीथिंग हैज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेनिफिट। एक छोटा एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है कि पॉपकॉर्न जो 10 रुपए का 5 रुपए का मिलता है, हम वो पॉपकॉर्न पीवीआर में 200 रुपए का लेते हैं। कटिंग की दुकान है, कैफे कॉफी डे है, तो यहाँ पर कॉफी का पैसा नहीं होता ना, तो ये हमको पता है कस्टमर बेनिफिट लेता है। तो जितना हम बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर के लिए, उतना बेनिफिट क्रिएट करें, दैट इज द मैसेज। मेरा दूसरा सेक्शन है, राकेश जी मैं समय 6:30 तक लूँ कि 6:20 तक लूँ? लीजिए ना, 6:30 तक लीजिए ना, चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा। तो दूसरे सेक्शन पे जाने से पहले छोटे छोटे टिप्स जो पहले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। हम लोग कम्पीट कर रहे हैं अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, जो बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, बिग बाजार के साथ। मैंने दिल्ली में ये बात मेरे दोस्तों से डिस्कस की और दिल्ली में ये अप्लाई किया था कि आप अपने शॉप में जो कस्टमर रेगुलर आता है उनको डिस्काउंट मत दीजिए, ऑफर दीजिए। वीकली ऑफर्स या आवरली ऑफर्स, मतलब संडे को 2 से 5, संडे को 2 से 5 आप अगर इतना शॉपिंग करेंगे इस पे ये फ्री मिलेगा। फ्री वो चीज देना है जिस पे प्रॉफिट कम है। ऑफर डेवलप करिए, और इसमें बहुत लोग क्रिएटिव रहते हैं कि ऑफर्स डेवलप करना है, उनको ऑफर्स व्हाट्सएप पे डालना है, अपने दुकान के ऑफर लगाना है। डिस्काउंट एक गलत कल्चर है। डिस्काउंट कल्चर में प्रॉब्लम आती है क्योंकि डिस्काउंट अगर आपने एक बार देना शुरू किया तो उसमें वापस नहीं जा सकते। तो जो दुकानों ने, जैसे मेड प्लस है, शुभिक्षा है, जिन्होंने दुकान डिस्काउंट देना शुरू किया, वो जिस दिन डिस्काउंट बंद कर देंगे उस दिन प्रॉब्लम होगा। गिव ऑफर्स। 2-3 दिन पहले किसी ने सवाल पूछा था कि सैलरीज का क्या करना है कोविड के अंदर। तो मेरा सजेशन था, किसी कंपनी को मैंने बताया था कि एक ऑप्शन है कि आप सैलरीज स्ट्रेट अवे 50% कर दो, उनको बोल दो कि आपको सैलरी सिर्फ 50% ही मिलेगी, 70% ही मिलेगी। दूसरा ऑप्शन
आप सैलरी 70% अभी दीजिए, बचा हुआ जो 30% है वो अगले 3-4 महीने में एरियर्स करके दे दीजिए। 10,000 का कोई अगर सैलरी एम्प्लॉय है 10,000 रुपए का, हम 7,000 रुपए दे देंगे इस बार सैलरी में, तो 3,000 रुपए जो है 1,000 करके आप एडिशनली उसकी सैलरी पर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सैलरी मैट्रिक्स में और एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारी कंपनीज अब ऐसी हो चुकी है मार्केट में है जो सैलरी कंपोनेंट को मिक्स करती है। मतलब आपका मान लीजिए सैलरी 5,000 रुपए है तो इंसेंटिव में 8,000 देते हैं उसको, प्रॉफिट शेयरिंग इंसेंटिव में 8,000, तो कम सैलरी ज्यादा इंसेंटिव। इससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे सेल बढ़ेगा इंसेंटिव बढ़ेगा, तो उसका टेक होम तो 13,000 15,000 रहता है, लेकिन बेसिक सैलरी आप कम रख सकते हैं। ये सब पे लागू नहीं है, मतलब जो डेली वेजेस हैं, लेकिन जहां पर व्हाइट कॉलर जॉब है और थोड़ा सा इसमें रेवेन्यू दिखना पड़ेगा कि आपको 15,000 रुपए बेसिक है और करीब 30,000 रुपए इनकम पे मिल रहा है, तो टेक होम अच्छा रहता है। इससे एक नया मैट्रिक्स, एप्पल जैसी कंपनी ये मैट्रिक्स फॉलो करती है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं कि जो महीने का 60,000 रुपए कमाता है, लेकिन उसकी बेसिक सैलरी 25-30,000 ही होगी, उतना ज्यादा इंसेंटिव पे मिलता है। लॉकडाउन के बाद जब हम शॉप ओपन करते हैं या अपना फैक्ट्री ओपन करेंगे या प्रीमाइसेस ओपन करेंगे, तो एक और तरीका हो सकता है मैग्नीफाई करने का या कस्टमर या रेवेन्यू बढ़ाने का, वो है कि सुबह आधा घंटा जल्दी खोलें और शाम को आधा घंटा लेट पढ़ें, और उस आधे घंटे में हम जजमेंट करें, डेटा जनरेट करें कि उस आधे घंटे में या 1 घंटे में हमको कितना बेनिफिट मिलता है और किस तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं उस शुरू के समय में या रात के समय में, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। अब ये चीज शायद अलग अलग, हम बिजनेसमैन यहाँ बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस के लोग हैं, तो एक थॉट है कि आप अलग अलग थॉट में शेयरिंग डाल के सोचना पड़ेगा कि हम प्रोडक्टिविटी और फुटफॉल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कैश जनरेट करने के लिए अनवांटेड असेट्स, कई बार हमारे पास अनवांटेड असेट्स रहते हैं अपने फैक्ट्री में या अपने बिजनेस में, तो उस अनवांटेड असेट्स को निकाल के हम कैश जनरेट कर सकते हैं। पैसा जनरेट होने के बाद सबसे पहले सप्लायर को पैसा देना चाहिए, क्योंकि अपना बिजनेस इसी से चलने वाला है। सप्लायर को पैसा दे और जिसको हम माल दे रहे हैं उससे पैसा ले, तो अगले कुछ दिनों तक कैश का रोटेशन अच्छा रहेगा। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, ऑल ऑफ यू नो दिस। एड न्यूअर सर्विसेज, जिस प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं रिटेल शॉप की बात कर रहा हूँ, 5,000 रुपए के प्रोडक्ट है, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसका डिस्प्ले बढ़ाइए, उसका विंडो शॉपिंग बढ़ाइए और लोगों को हाई वैल्यू प्रोडक्ट दिखना चाहिए। लो वॉल्यूम प्रोडक्ट जिसमें प्रॉफिट कम होता है, परसेंटेज वाइज नहीं, यूनिट वाइज, 2 रुपए की चीज 20 में बेचकर कोई 18 रुपए का फायदा मत कमाइए, 200 की चीज 1800 में बेचिए, राइट। और एक चीज मैंने कई बार नोट की है, कई मेरे बिजनेस फ्रेंड्स से मैंने डिस्कस किया है, आप इंसेंटिव सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट में ना रखें, इंसेंटिव आप हर डिपार्टमेंट में रख सकते हैं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कि कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है अगर उस दिन, तो 5 रुपीज पर बिल इंसेंटिव, जितना ऑर्डर आया उतना ऑर्डर उस दिन डिस्पैच हो गया, तो ऑर्डर डिपार्टमेंट में भी यू कैन कीप इंसेंटिव 10 रुपीज पर ऑर्डर या वट एवर बेस्ड ऑन योर टिकट साइज। हर डिपार्टमेंट में इंसेंटिव काम करता है। हम लोग थोड़ा डिस्कस आगे करेंगे टीम के ऊपर, एक टीम को मोटिवेशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि जितना टीम मोटिवेशन होता है, जितना अपनी टीम प्रोडक्ट बेचेगी अब उतनी आत्मीयता से, तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव भी काम करता है। मैं क्रिकेट का आपके एग्जांपल लेता हूँ, क्रिकेट में 0 पे आउट हो या 50 रन बनाओ, पैसा तो मिल ही जाता है, लेकिन क्रिकेट टीम का हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैच जीते, तो एक मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन हर व्यक्ति में है। साथ में वो मैच जिताने के लिए खुद की सेंचुरी बनाना चाहता है, मैन ऑफ द मैच मिले, एक वो इंसेंटिव है। और तीसरी चीज, वो टीम के लिए खेलता है, इंडिया के लिए खेलता है, इतने लोग उसको देख रहे हैं तो प्रेशर बनता है। यही फैक्टर हमारे टीम में भी लागू होता है। ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, बिजनेस में सिर्फ ये 3 फैक्टर हैं जो बिजनेस को डुबाते हैं, रेंट, एक्सेस सैलरीज एंड एक्सेस इंटरेस्ट, अगर लोन वाला इंटरेस्ट हो या कोई भी। इसको अगर हमने फ्रूगल किया, ऑप्टिमाइजिंग सैलरीज, बेस्ट आउटपुट, लेस सैलरीज, कन्वर्ट इनटू इंसेंटिव्स, लेसर रेंट एंड लेसर इंटरेस्ट, दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए जो एक पहला सेक्शन था, एक बार फिर से बताता हूं, जो जो हमने डिस्कस किया उसमें प्रोडक्ट चॉइसेस,
डेटा जनरेट करना है पर प्रोडक्ट, पर कस्टमर, नंबर ऑफ फुटफॉल्स। नंबर 3, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, छोटे छोटे टिप्स जिससे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, मार्केट को एक्सपैंड करना है, नए प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। ये मोर और लेस कंक्लूजन रहेगा। एंड अब हम सेकेंड सेक्टर की तरफ चलते हैं जिसमें है रेक्टिफाई। छोटे छोटे करेक्शंस हमने क्या करना चाहिए आने वाले 1 साल भर में, हम क्या करेक्शंस कर सकते हैं साल भर के लिए। मैं कई बिजनेसमैन लोगों को जानता हूं, खास करके हमारी मतलब महेश्वरी समाज में जो लोग हैं, क्या ऐसा नहीं होता कि हम ही अकाउंटिंग करते हैं, हम ही पेमेंट के बारे में फॉलोअप लेते हैं, हम ही कलेक्शन करते हैं। कई लोग हैं जो एक मीडियम स्केल में है, तो ऐसा होता है कि उन्हीं को कस्टमर को फोन करना पड़ता है पेमेंट लेने के लिए, फॉलोअप के लिए, वेंडर से, सप्लायर से। तो कुछ किताब में लिखा हुआ, एक बुक मैंने पढ़ी थी, बुक का नाम है ई-मिथ। इस बुक में लिखा हुआ है कि हम जो सिंगल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वन मैन आर्मी है, हम ही लोग हर काम करते हैं अपने बिजनेस का। एक व्यापारी है, मेरे परिचित है, उन्होंने बोला है कि मैं मेरे ऑफिस में सुबह जाता हूं तो मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं झाड़ू भी निकालता हूं। मैंने पूछा आप रोज निकालते हैं क्या? तो बोले निकालता हूं। बोला तुम्हारे आदमी क्या करते हैं? तो अगर कोई आदमी है वहां पर तो देखता रहता है बोले, या फिर कोई आदमी निकाल देता है। ये गलत कुछ नहीं है, हम तो डाउन टू अर्थ है, हम अपने दुकान का है तो हम झाड़ू निकाल सकते हैं। पॉइंट ये है कि हम अपने बिजनेस में जॉब नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें हैं जो हमारा टाइम कंज्यूम करती है, उसको डेलीगेट करना। डेलीगेट करना मतलब सिर्फ दूसरों को बता देना कि तेरे को ये करना है, नहीं, उसको डेवलप करना है कि आपको ये काम कैसे करना चाहिए। तो कभी कभी हम अपने आप को कहते हैं कि हम डाउन टू अर्थ हैं, सब काम मैं कर लेता हूँ, सैलरी बचती है, स्टाफ कम होता है। ऐसा नहीं है, स्टाफ सफिशिएंट होना चाहिए। हम कुछ काम नहीं करें ताकि हम काम कहीं और करें। नागपुर में बहुत बड़े LIC एजेंट है भरत पारेख। भरत पारेख ऑफिस नहीं जाते क्योंकि उनका कहना है कि मैं ऑफिस जाता हूं तो मेरा ध्यान ऑफिस में कचरा है, ऑफिस में आदमी है, उस आदमी से मिलना, बात करना, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो वो फील्ड में रहते हैं, ऑफिस का काम उन्होंने डिसाइड किया कि मेरा काम यही है, इस मेरे इन लोगों से मिलना है। ऐसे ही मैंने, आपने, सबने डिसाइड करना है कि मेरे बिजनेस में मेरा काम क्या है। मेरा काम अकाउंट्स लिखना है, मेरा काम कस्टमर से बात करना है, मेरा काम सेल्स है। तो अपने काम को डिफाइन कर लेंगे, बाकी काम को हम धीरे धीरे डेलीगेट करेंगे। सो वी आर नॉट डूइंग बिजनेस इन आवर जॉब, वी आर नॉट डूइंग जॉब इन आवर बिजनेस, वी आर जस्ट 10% एंटरप्रेन्योर। अगर हम अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैं इस ऑफिस में मेरे चेयर में आके बैठा हूं सुबह 11 बजे, 10:30 बजे, शाम को 6:30 7 बजे घर जाता हूं, और दिन भर विजिटर्स आए हैं, दिन भर फोन कॉल्स आए हैं, और आखिर में मैं देखूं कि मैंने कितना काम किया, तो आपको भी, आप इस बात पे एग्री करेंगे कि हम मुश्किल से 1 घंटा या 2 घंटा हम काम किए। कौन सा काम किए? पेपर पे साइन किए, ये बुलाया। तो कई बार हमको पता ही नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मेरे सारे सेंटेंसेस जो है जनरलाइज्ड है, मतलब हमारे ऑडियंस में अलग अलग लोग हैं, तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ अक्रॉस। सो व्हाट इज माय जॉब? हमारा जॉब क्या होना चाहिए बिजनेस में? हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, हम जो काम करते हैं उस काम को अब हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। एज अ बिजनेस ओनर माय जॉब इज टीम बिल्डिंग। एज अ बिजनेस ओनर माय जॉब इज टू डेवलप कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। As a business owner, my job is to think about growth, profitability, strategies, and audits. So, I request all of you to decide your function in the business. इसके अलावा मैं क्या करूं? कस्टमर से मैं बात करूं कि लोग बात करें? ठीक, तो हमारा इंटरव्यू, किसी को एम्प्लॉय देना है, एम्प्लॉय रखना है, उसको ट्रेन करना है। ट्रेन कैसे करना है वो भी अपन डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ये हमारा काम है। इस काम के अलावा अगर हमारे पास चाय कॉफी पीते पीते ही 2-4 लोग दिन भर में आ गए, तो उनके चाय के साथ साथ दिन भर में 4 घंटे तो चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि मेरा काम क्या था। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देयरफॉर आई वुड से कि अनलेस वी डेवलप प्रोसेस, सिस्टम्स एंड ऑडिट्स, ऑडिट करना ये सबसे बड़ा काम है। जो डैशबोर्ड आपको मिलता है, उस डैशबोर्ड में प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना,
ग्रोथ चेक करना, कस्टमर्स कितने आ रहे हैं चेक करना है। अगर मान लीजिए कि आपने किसी एजेंसी को हायर किया है, उस एजेंसी को बोला है कि आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे वीडियो चलाना है, गूगल एड्स डेवलप करना है, तो उसको ऑडिट करना कि उसमें कितना फायदा हुआ, कितना हिट्स गए, ये आपका काम है, ये हमारा काम होना चाहिए। तो बिजनेस के फंक्शन से हम बाहर निकले ताकि हम इस काम पे फोकस कर सकें। दिस इज माय रेक्टिफिकेशन अपील टू ऑल ऑफ यू। एक दो छोटी छोटी स्लाइड्स है और ये भी आपको गूगल पे बहुत बार मिल जाएगा। मैनेजमेंट में एक फंडा दिया जाता है, ये बैलेंस स्कोर कार्ड। आपके बिजनेस में सीईओ होने के नाते, बिजनेस के मालक होने के नाते आपको इन 4 चीजों पे हमेशा सोचना चाहिए। हाउ कैन आई इंप्रूव माई फाइनेंस, हाउ कैन आई इंप्रूव माई कस्टमर एक्सपेक्टेशन, सेटिस्फैक्शन, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर नंबर वगैरह। प्रोसेस में एग्जाम्पल थोड़ी देर के बाद देता हूँ। और टीम, मतलब मेरी टीम छोड़ के नहीं जा रही है, मेरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, इसमें एचआर फैक्टर्स है, हमारे एचआर मैनेजर नहीं होता, फिर हम टीम के साथ क्या करें। ठीक है, तो हम लोग एक थर्ड पार्ट में इस पे चर्चा करेंगे, टीम के साथ कैसे हम बात करें। बिजनेस प्लान में अक्सर वही चीज दूसरे तरीके से मैं लिख रहा हूं, वही चीज है कि आपको क्या कॉस्ट में प्रोडक्ट आ रहा है, कॉस्टिंग क्या है, रेवेन्यू क्या है मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोसेस क्या है, एक्टिविटी मतलब प्रोसेस, ये हमारी टीम हो गई, ये हमारे सप्लायर्स और वेंडर्स हो गए, ये हमारा मार्केटिंग हो गया, ठीक है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एडवर्टाइजिंग चैनल्स एक्सेट्रा। तो बात वही है, आप या तो इन 4 के रखो, प्रोसेस, सिस्टम, कस्टमर, टीम। कस्टमर में हम वेंडर्स भी पकड़ लेंगे, कस्टमर में हम सप्लायर भी पकड़ लेंगे, ठीक है। और प्रोसेस में हमारी मार्केटिंग आ जाएगी, मार्केटिंग, फाइनेंस, सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग, ऑडिट, ये सब। इस 4 चैनल पे हमारा काम है, हम इसको हमेशा डेवलप करते रहें, सोचते रहें, इसके ऊपर टाइम देते रहें। लेकिन कल मान लीजिए मंडे 4 मई को, मंडे को हम ऑफिस में आते हैं, और ऑफिस में आने के बाद कहाँ से शुरू करें, तो इसके लिए आगे एक आंसर है, कोई भी बड़ा टास्क नहीं करें, हम छोटे छोटे टास्क से शुरू करें तो आगे हम बढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कि सिस्टम को डेवलप कैसे करना है। सिस्टम को डेवलप करने के लिए मान लीजिए कि मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि नए क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, और मैंने वेबसाइट का जरिया, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है। ब्लू ओशन का मतलब है कि मेरे को रायपुर से बाहर निकलकर, तुर्क से बाहर निकलकर और जगह पर भी कस्टमर को टैप करना है, तो क्या मैं ये तरीके अपना सकता हूँ। रेफरल, डायरेक्ट मेल, न्यूज़लेटर्स, टेलीमार्केटिंग, ईमेल्स, ये सब आज के हमारे टॉपिक का सेशन, यानी इसमें डिटेल में नहीं जा सकते, आप खुद भी ये सीख सकते हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये बहुत इजी है, आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा या कोई एजेंसी आपको मिल जाएगी। लेकिन हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, रेफरल अगर लाना है तो रेफरल सिस्टम कैसा हो, कैसा हो। एक डॉक्यूमेंट बनेगा, एक डॉक्यूमेंट में सिस्टम इज क्या करना है और प्रोसेस की कैसे करना है, उस डॉक्यूमेंट में आप लिखेंगे। यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं बैंक वालों का। पुराने जमाने में आप लोग जो कभी गए होंगे बैंक में, तब एक टोकन मिलता था पैसे निकालने के लिए। जैसे हम चेक देते थे तो हमको एक टोकन मिलता था, हम बैंक में बैठ जाते थे और टोकन नंबर डिस्प्ले होता था। प्रोसेस कैसी थी, जिस बैंक के एम्प्लॉय ने या क्लर्क ने चेक लिया, वो अपने रजिस्टर में एंट्री करता है, फिर वो चेक दाहिने साइड में रख देता है। पियून आता है, पियून वो चेक किताब उठाकर पीछे टेबल पे ले जाता है, वो आदमी अपना सिग्नेचर चेक करता है, वो फिर कहीं और जाता है, मतलब टेबल की इधर से उठा के यहाँ रख दिया, वो पियून वापिस आएगा, वो ले जाकर कैश काउंटर में देगा, कैश काउंटर वाला बटन दबाएगा, टोकन नंबर 70, हम जाके पैसा लेते। ये हो गई प्रोसेस। इस प्रोसेस को एक पेपर पे लिखा हुआ है कि कौन क्या काम करेगा। तो रेक्टिफिकेशन के इस सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस के प्रोसेस को हम डिफाइन करें कि अगर हम कल अपना बिजनेस हम अपने बेटे को सौंपते हैं, दूसरे पार्टनर को सौंपते हैं, नया डायरेक्टर आता है या एक नया ब्रांच ओपन करते हैं, तो जैसे मैकडोनल्ड्स या रिलायंस फॉलो करता है, तो क्या हम ये प्रोसेस को लिख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में आता है तो क्या प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए। एक दिन का काम नहीं है,
आपका स्टाफ ही ये काम करेगा। अपने स्टाफ को बोलना है कि आपको ये प्रोसेस लिखना है। उस प्रोसेस में फ्लो क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन है, कौन किसको इन्फॉर्म करेगा, ये इसके लिए कुछ लोग यूज कर सकते हैं। एक्सेल शीट है, स्प्रेडशीट है, गूगल है। जो टेक्नोलॉजी में अच्छे सैवी है वो टेक्नोलॉजी का यूज करें, जो टेक्नो सैवी नहीं है वो कार्बन पेपर का यूज करें। अगर हमारा स्टाफ हर बार उसी प्रोसेस को फॉलो करेगा तो आपको बार बार बीच में कूदने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा काम सिर्फ डिसीजन मेकिंग होना चाहिए बस। अगर कहीं पर अगर स्टाफ अटकता है तो डिसीजन लेने के लिए हमारे पास आ बाकी पूरा प्रोसेस आपने डिफाइन किया है, पेपर में लिखा है। और जो बिजनेस में आगे बढ़ चुके हैं, आई एम 100% श्योर वो प्रोसेस की वजह से ही आगे बढ़े। जो लोग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनका बहुत बड़ा कारण है कि वो प्रोसेस को अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं, वो अपना काम स्टाफ तक डेलीगेट नहीं कर पाए। सो फर्स्ट वी डेवलप अ प्रोसेस, वी ऐड पीपल। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, बाय डिसिग्नेशन, क्योंकि कल आदमी छोड़ता है, नया आदमी आता है तो उसका डिसिग्नेशन। फॉर्म बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे और वो इजीली अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है। एक आपको अगले सेक्शन में जाने से पहले 6:20 हो गया, एक छोटी सी कहानी है, ये इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि कुछ समय लग जाएगा इसमें। बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए हमारे लाइफ में जब भी कोई चीज वेस्ट हो रही है, वेस्ट का मतलब है जहां पर टाइम वेस्ट हो रहा है, जहां पर जगह वेस्ट हो रही है। एक छोटा एग्जांपल है, अगर हमारे ऑफिस में एक स्टेपलर है और 10 एम्प्लॉय है तो 10 एम्प्लॉय को वो स्टेपल करने के लिए बार बार एक जगह आना पड़ता है तो उसका टाइम वेस्ट हो। अगर आप 10 स्टेपलर लेके आते हैं तो आपका पैसा वेस्ट हो। तो ये जापानीज प्रिंसिपल है। जापानीज प्रिंसिपल ये है कि जब भी कोई भी चीज वेस्ट हो रही है तो हमको प्रोसेस में आइडेंटिफाई करना चाहिए। एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, एज अ बिजनेस ओनर, यू मस्ट आइडेंटिफाई कि क्या वेस्ट हो रहा है। उस वेस्ट को कम करना, मतलब जापान में उसको बोलते हैं बुडा। बुडा का मतलब है वेस्ट। ओके, बुडा मीन्स डिले, बुडा मीन्स एनीथिंग दैट इज अननेसेसरी स्पेंडिंग। ओके, तो वो जो वर्कशॉप का एग्जांपल था जो मैंने स्किप कर दिया, इस वर्कशॉप में क्या था कि वो जापान का कंसल्टेंट है, वो देखता है एक अच्छा खासा रूम लॉन्ड्री में कन्वर्ट कर दिया तो वेस्ट हो गया, उसको गेस्ट रूम में कर दो, होटल है, होटल में 10,000 रुपये पर डे का रूम आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। आपकी पेंट्री में खाना खाने के रेस्टोरेंट में प्लेट्स बहुत ज्यादा है, ज्यादा प्लेट्स रहेगी तो धुलेगी नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स है जिसमें जहां पर भी वेस्ट है अपनी बिजनेस में, अपनी लाइफ में, उस वेस्ट को कम करना, इसी को उन्होंने नाम दिया लीन मैनेजमेंट। मैं एक बार रिवाइज करा दूं हमारी जर्नी क्या है। हमारी जर्नी थी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है और सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट कम करना है। उसी जर्नी के तहत हम पहुंच रहे हैं लीन मैनेजमेंट, मतलब हम क्या चीज कम कर सकते हैं इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो जो भी चीज वेस्ट हो, उदाहरण के लिए प्रोसेस, एक एरिया में ऑफिस माल बन रहा है, दूसरे एरिया में माल जा रहा है, तो जितना टाइम लग रहा है दैट इज अ वेस्ट। इस मूडा के अंदर वेस्ट क्या हो सकता है? अननेसेसरी मूवमेंट इज अ वेस्ट। अब जैसे मैं यहां पर बैठकर एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो आपने कितना वेस्ट कम कर दिया, ट्रैवल कम कर दिया, होटल का खर्च, अननेसेसरी ट्रैवल, अननेसेसरी वेटिंग ऑफ द पीपल, ट्रांसपोर्टेशन, ओवर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इन्वेंट्रीज, पैसा, जहां पर भी वेस्ट होता है ये मूडा है हमारे बिजनेस में। जितना हम मूडा कम करेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसको इंप्लीमेंट कैसे करना? इसको इंप्लीमेंट करना है, आप सीईओ हैं, आप अपने बिजनेस के मालक हैं, आपका काम है ऑडिट करना। तो ऑडिट करते वक्त डिपार्टमेंट में जाइए, मतलब एक डिपार्टमेंट है स्टाफ, टीम, तो स्टाफ में क्या वेस्ट हो रहा है? उनके पास काम कम पड़ रहा है तो बैठे बैठे फेसबुक चेक कर रहे हैं, वेस्ट हो रहा है। कंप्यूटर्स ज्यादा है, मॉनिटर्स दिन भर चालू रहते हैं। एग्जाम्पल, लीन मैनेजमेंट का फायदा क्या है? टाइम बचा है, इसमें वेस्ट होता है। अगर मेरा ड्रॉर इस तरह से अच्छा नहीं सेट है तो पहली बार आप खर्चा करेंगे वो इन्वेस्ट हुआ, पर दूसरी बार ये वेस्ट आपने कम कर दिया टाइम का।
एक भी फाइल इसमें से निकल जाती है तो आपका टाइम बचेगा, वो फाइल उस जगह वापस बराबर रखी जाएगी। ये हो गया टाइम वेस्ट करने के लिए मुड़ा को अप्लाई करना। उस मुड़ा को बाद में जापान ने कंसेप्ट दिया लीन मैनेजमेंट, और उस कंसेप्ट पर भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है। हम सिर्फ एक सुपरफिशियल कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं ताकि प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। और मेरा लास्ट सेक्शन है पर्सनल प्रोडक्टिविटी। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि सिस्टम वही है, प्रोसेस वही है, आदमी बदलता है तो चीजें बदल जाती है। नागपुर जैसे शहर में अगर यहाँ का पुलिस कमिश्नर बदल जाए, वही सिस्टम वही ब्यूरोक्रेट्स, आदमी बदलता है तो प्रोडक्टिविटी बदल जाती है। देश का प्रधानमंत्री बदल जाए, सब तो वही है ना, मशीन वही है, पार्लियामेंट वही है, संविधान वही है, पर प्रधानमंत्री बदल जाए, सीएम बदल जाए तो बदल। तो एक बिजनेस ओनर के अंदर एक ऐसी कुछ चीजें रहती है, उसके नेचर में ही है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं खुद मेरा दुश्मन हूं। ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञान तो मेरे पास भी, आपके पास भी है, ज्ञान तो पूरा संसार में अवेलेबल भी है। उस ज्ञान को लेने के बाद भी हमारा नेचर ऐसा होता है, जैसे गुस्सा करना बुरी बात है, सबको पता है, झूठ बोलना बुरी बात है, सबको पता है। हमारा कुछ नेचर हमारे आड़े आता है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या बिजनेस में इंप्रूव करने के लिए हमको रोक देता है। मैं मेरा दुश्मन। तो 10 मिनट का समय है तो मैं थोड़ा क्विकली रन करता हूं इसको, और कुछ चीजें स्किप कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हमारा संवाद। मैं 3 चीजें चाहता हूं, आप ये कहीं भले आज कवर नहीं करें पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है आपकी थिंकिंग, दूसरा है आपका डिसिप्लिन, तीसरा है आपका कम्युनिकेशन। संवाद, आपका डिसिप्लिन, अनुशासन और सोच, इसी तीनों को मिलाकर कुछ जेसीज में लोग इसको एटीट्यूड का नाम दे देते हैं। एटीट्यूड मतलब क्या है? आपकी सोच। पर वो सोच में सब आ गया, सोच में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सोच में इनोवेशन, सोच में डिसीजन, वो सबको हम छोटा कर देते हैं। हमारा कम्युनिकेशन मतलब उसमें निगोसिएशन भी आ गया है ना, हमारी सोच और हमारा अनुशासन, अनुशासन में हैबिट्स भी आ गए। तो 3 चीजों पर ही आप अपने आप को प्रोडक्टिविटी में इंप्रूव करें। कोई और नहीं कर सकता, आपको ही करना है। जैसे मैं अपने आप पे करूं या नहीं करूं, ये मेरी कमजोरी। आपकी आंखों के सामने परिवार के सब लोग मर जाएंगे, ऐसा अगर कोई ऋषि बोलता है तो राजा को गुस्सा आता है और राजा उस ऋषि को दंड दे देता है कि मेरे सामने मेरे सारे परिवार के लोगों की मरने की बात करता है। लेकिन कोई दूसरा ऋषि ये बोल दे कि राजा जी या महाराज, आपके परिवार में सबसे लंबी उम्र आपकी है, मैसेज सेम है, मैसेज वही है कि सबसे लंबी उम्र आपकी है, मतलब आपके सामने सब लोग मर जाएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन का तरीका बदल गया। तो इसको हम एक नाम देंगे और वो है डिफरेंट फोक्स डिफरेंट स्ट्रोक्स। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बात करना पड़ता है। आपके ऑफिस में नया एम्प्लॉय है तो नए एम्प्लॉय को समझाना पड़ेगा मनी ऑर्डर कैसे भरते हैं, पोस्ट ऑफिस कहां पर है, ठीक है। पुराने एम्प्लॉय को अगर समझाएंगे तो वो बोलेगा कि सर मेरे को बेवकूफ समझ रहे क्या। पुराने एम्प्लॉय को सिर्फ इतना बोलता है कि ये पैसे लो, मनी ऑर्डर कर दो, ठीक है, कैसे जाना है, कहां पर है, किसको भेजना है। तो जैसे लोग बदलते हैं, डिफरेंट स्ट्रोक्स डिफरेंट फोक्स, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हर व्यक्ति से मुझे अलग तरीके से बात करनी। अब एक कुछ थेरीज आपने सुनी होगी जेसीज में, चाइल्ड ईगो, एडल्ट ईगो वगैरह, पर प्रैक्टिकली वो थेरीज हमको याद नहीं आती। जब मैं किसी से बात करूं तो मुझे याद नहीं आएगा कि इसमें एडल्ट ईगो है, मेरे में चाइल्ड ईगो वगैरह। हम उस थ्योरी को बाजू में रख देते हैं और कुछ सिंपल चीजें अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है और आप इस बात से एग्री करेंगे कि जब भी हम ऑफिस में आते हैं और ऑफिस में कोई चीज हमको दिखती है तो हमारा सवाल हमेशा होता है कि ये किसने किया। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में कप है, ये कप फूट गया यहाँ पर, मैं बाहर से आया तो मैं पूछूंगा किसने फोड़ा, ये नहीं पूछूंगा कैसे फूटा। तो हमारा एक कल्चर में है, समाज में है, यहां तक कि मुझे पता है कि एक बार 4 साल पहले बहुत तेज बाढ़ आई थी। बाढ़ में इटारसी के पास एक पुल बह गया था। न्यूज में आया था जिम्मेदार कौन। तो जिम्मेदारी क्यों ढूंढ रहे हैं आप? हमारा एक वो हो गया, जिम्मेदार ढूंढना है। अगर मान लीजिए कि आज हमारा जूम मीटिंग कनेक्ट नहीं होता तो जो अधिकारीगण होते हैं कि वो जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढते हैं कि क्यों नहीं हुआ। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब जनरल है।
अक्सर मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके साथ और शेयर करता हूँ। जैसे मुझे किसी से काम करवाना है तो मैं कितने तरीके से बोल सकता हूँ, तू करेगा क्या, तू कर पाएगा क्या, तेरे को ही करना पड़ेगा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, मेरी इच्छा है कि तू करे, बहुत है करने वाले, तू करना है तो कर, ले तो मत कर, कर तो कोई भी सकता है लेकिन मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ, सिर्फ तू ही कर सकता है। एक ही चीज है, अलग अलग टोन है। इस टोन में अगर एक सेंटेंस है मेरा सबसे ऊपर लिखा हुआ, व्हाट आर यू डूइंग, इट सिंपल, इसको मैं हिंदी में बोलूं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है, ठीक है। इसको गुस्से से बोलो, क्या कर रहा तू ये, सरप्राइज में बोलो, सेंटेंस वही है, टोन बदल जाता है। तो यहां पर ये एग्जाम्पल इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग सेशन में प्रोडक्टिविटी के साथ मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे स्टाफ के साथ कभी कभी हम बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी हम बहुत बुरे होते हैं, लेकिन मेरा नेचर कैसा है। 3 दिन पहले किसी एक व्यक्ति ने एक सवाल पूछा था कि वर्क फ्रॉम होम में कुछ मेरे एम्प्लॉइज हैं जो सीरियसली काम नहीं कर रहे। वो सीरियसली काम इसलिए नहीं कर रहे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो डांट नहीं सकते, मीठी बात करते हैं। अगर आप मीठी बात करेंगे तो एम्प्लॉय उसको कमजोरी करके ले लेते हैं, और आप हर बार गुस्से में डांटेंगे तो लोग मोटिवेशन से काम नहीं करेंगे, प्रेशर में काम करेंगे। तो क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि आपको बैलेंसिंग लेके चलना है। सेंटेंस वही है। एक आखिरी के 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पहले बोलना था ना यार, पहले बोलना था मतलब तूने पहले नहीं बोला इसलिए तेरी गलती, हमने ब्लेम दिया है। मेरे एक दोस्त ने फोन किया, आजकल तो तेरी को मेरी याद ही नहीं आती, उसने मुझे ब्लेम कर दिया। मैंने उसको बोल दिया तेरे को याद आ गई तो तू ही मेरे को फोन कर लेता, मैंने उसको ब्लेम कर दिया। हर संवाद में ब्लेम हो रहा है। कई लीडर्स लोगों को मैंने देखा है, लीडर्स लोग सवाल पूछते हैं ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं पूछेंगे इस काम में क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो एज अ बिजनेस ओनर मैं आपको चाहूंगा कि आप 2 तरीके से बात करें। कोई भी काम हुआ तो ये काम क्यों नहीं हुआ ये बाद में पूछें, पहले ये पूछें ये काम कब होगा, ये काम कब होगा। अगर हमने ऐसा पूछ लिया अपनी टीम से ये काम क्यों नहीं हुआ, तो एक हमने उसको ब्लेम कर दिया। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं जानूं कि कारण क्या है, हमारा इंटेंशन ये है कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। अक्सर हम ब्लेम ढूंढते, कई बार आप ये मीटिंग के बाद सोचना इस बात पर, और मेरी मीटिंग में मैं हमेशा ये चाहता हूं कि ये सबको मैं बताऊं कि कई लीडर्स अपनी टीम से बात करते वक्त वो टोन को नहीं ला पाते हैं जिस टोन में मैं आपको सपोर्टिव नेचर में दिखूं। वो टोन ऐसा आ जाता है कि मैं आपको ब्लेम करता हूं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, रीजन कम है। ओके, आपने बोला था पेमेंट करेंगे, अभी तक आपने किया नहीं। इसका टोन चेंज कर दो, टोन चेंज कर दो कि सर आपने पेमेंट का बोला था, शायद आप ध्यान में नहीं रहा होगा, जो भी है। तो पहला टोन हमेशा सॉफ्ट रहे, काम नहीं बना तो टोन हार्श रहे। टीम के साथ आपको ये चाहिए कि आप मेरी टीम मेरे साथ काम करे, तो बिजनेस का गोल और टीम का गोल मैच करना चाहिए। टीम को आप लिबर्टी दीजिए, बहुत ज्यादा सवाल ऐसे मत पूछिए जिसमें ब्लेम आ जाए, सवाल ऐसे मत पूछिए जिसमें उसको, सवाल ऐसा पूछिए जो उसमें सपोर्ट लगे। हमारा नेचर होता है यार तेरे को बोला था तूने अभी तक किया नहीं, तेरे को बोला था तूने अभी तक किया नहीं, ये ऐसा क्यों। ये सेंटेंस, ये बिहेवियर को चेंज करना आसान नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि आप बार बार अपने आप से सोचें कि जो मैंने सवाल पूछा क्या मैं उसको दूसरे तरीके से पूछ सकता, जो मैंने बात बोली क्या मैं उसको दूसरे तरीके से बोल सकता। ओके, तो मेरी लास्ट लाइन है, डोंट आस्क व्हाई। तू गया क्यों नहीं, तू आया क्यों नहीं, ये मत पूछिए। कब जाएगा, तू कब आएगा, उसके बाद मेरे तरफ से कोई मदद चाहिए क्या। Your people should have competency and skill, and you as a leader can motivate them and develop their will. That's the combination to develop team ownership. इसको मैं थोड़ा स्किप कर देता हूं आज के लिए, 6:30 हो गए हैं। लॉकडाउन ने हमारे पास एक गलती कर दी, लॉकडाउन ने हमको बहुत ज्यादा लाइफ एंजॉय करने की आदत डाल दी है, ज्यादा सोना, ज्यादा खेलना, घर में बच्चों के साथ एंजॉय करना। इससे बाहर निकलना है, वापस हमको वर्क पे आना है। तो वर्क पे आते वक्त मैंने अक्सर ये रियलाइज किया है, हम एज अ बिजनेसमैन अलग होते हैं, हम एज अ इंडिविजुअल अलग होते हैं।
जब हम एज एन इंडिविजुअल बिजनेस में बिहेव करते हैं तो मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, मैं लोगों से बात कैसे करता हूँ, या मैं बहुत ज्यादा मोबाइल पे रहता हूँ, सोशल हूँ, किसी संस्था का अध्यक्ष हूँ, तो अध्यक्ष होने के नाते मुझे बहुत ज्यादा समय वहां देना पड़ता है। तो जब जब आप इंडिविजुअल ज्यादा रहते हैं तो बिजनेस कम हो जाता है, मतलब बिजनेस में आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, आप एज अ बिजनेसमैन कम हो जाते हैं। ऑफिस में आने के बाद फोन तो चालू है 24 घंटे, 24 घंटे फोन चालू है, तो ऑफिस में कंटिन्यू फोन आ रहे हैं, तो आप एज एन इंडिविजुअल ज्यादा हैं, आप एज ए बिजनेसमैन कम हो जाते हैं। अपना अलग और मैं बिजनेसमैन अलग। ये मेरा आखिरी जो थर्ड पैरा है, थर्ड पॉइंट है, पर्सनल प्रोडक्टिविटी। सुबह 5:30 बजे उठने में मजा आता है, अभी लॉकडाउन में 9 बजे तक सो रहे हैं, उसमें भी मजा आता है। किस मजा में प्रोडक्टिविटी है ये देखना है। पर्सनल प्रोडक्टिविटी कहां पर ज्यादा है? मजा तो दोनों में है ना, साइकिल पंक्चर करने में मजा है और किसी पंक्चर साइकिल वाले को हेल्प करने में भी मजा है। हम जितनी बार मजाक करते हैं, जितनी बार सिग्नल तोड़ते हैं, जितनी बार दौड़ती ट्रेन को पकड़ते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ एक लोचा होता है और वो लोचा हमको हर बार सिग्नल तोड़ने को मजबूर करता है। मतलब आप सिग्नल तोड़ो, मजा आएगा, ऐसा। उस आज का काम कल पे टालो, अरे यार छोड़, आज तो पिक्चर देख लेते, कल करेंगे, ये बहुत कॉमन हैबिट है, वो इंडिविजुअल हैबिट है। अपने इंडिविजुअल, मैं मेरा दुश्मन क्यों हूं? क्योंकि मेरे अंदर ही मेरा दुश्मन बैठा है जो मुझे बिजनेस करने से या बिजनेस में एक सीईओ का रोल अदा करने से रोकता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये अपना बिहेवियर, अपना हैबिट, अपना माइंडसेट चेंज करना इतना आसान नहीं है। इसमें कितने भी लेक्चर हम सुन ले, लेक्चर हमको चेंज नहीं करते हैं, हमको चेंज करता है बंधन, हमारे ऊपर बंधन रहे। तो लाइफ से हटके वर्क पे जब जाएंगे वापस, तो खुद पे बंधन डालने की कोशिश करें, अपने घर में कहीं ना कहीं अपना रिकॉग्निशन आए। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि हमारा 40% टाइम नॉन प्रोडक्टिव चीजों में जाता है और सिर्फ 10% चीजें या 20% चीजें अच्छे काम में जाता है, जो लाइफ के वैल्यूज और प्रोफेशनल चीजें हैं। उल्टा होना चाहिए, 10% टाइम हम वेस्ट करें, बाकी चीजें हम प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करें। एक मेरा सजेशन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि 90 मिनट्स में अपने दिन को डिवाइड करें। इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर आप देखेंगे ये साइकिल में, मैंने यहाँ पर 11 बजे सोने का टाइम लिखा है, रात को सोने का टाइम 11 बजे का लिखा है और सुबह उठने का टाइम 5 बजे का लिखा है। ये हाइपोथेटिकल, अपने अपने साइकिल के हिसाब से। हर 90 मिनट में आप अपना काम डिफाइन करें, दोपहर के 11 बजे से दोपहर के 5 बजे, शाम के 5 बजे तक, ये एक वर्किंग आवर का टाइम है। कोशिश करें कि इस वर्किंग आवर के टाइम में हम पर्सनल काम नहीं करेंगे, पर्सनल विजिटर्स को एंटरटेन नहीं करेंगे, पर्सनल फोन कॉल को नहीं करेंगे। उसके लिए बात के टाइम है ना, 6:30 बजे के बाद मैंने एक जगह पर लिखा है 6:30 आउट ऑफ वर्क सोशलाइजेशन, 6:30 से 8। या सुबह कुछ चीजें सीखना है तो प्लान, डेवलपमेंट, डेलीगेशन, ये सुबह करना है। जस्ट एक शेयर किया मैंने जो मेरे दिमाग में आया, 90 मिनट साइकिल। आखिरी के 2 स्लाइड्स हैं या 2-3 स्लाइड्स हैं। आपने हफ्ते भर में नॉलेज लिया, नॉलेज लेते हैं, उस नॉलेज की हमको लगती है, जैसे हमको जूम का नॉलेज पहले नहीं था, अब जूम का नॉलेज आ गया। हमारे पास कई चीजों का नॉलेज रोज आता है, रोज हम व्हाट्सएप देखते हैं, कुछ नई चीज पता चलती है, यूट्यूब देखते हैं। उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के लिए अगला स्टेप है हमको डिसाइड करना है। और जब तक हम डेडलाइन नहीं करेंगे कि मेरे को 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है, 6 महीने में करना है, तब तक वो चीज अमल में नहीं आती। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको लेना है वो डेडलाइंस। तीसरा ऑब्जेक्टिव, उस डेडलाइन को मैं रोज आधा घंटा, 1 घंटा किताब पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल जिम जाना है, वेट लॉस करना है, वो डेली रिचुअल में आए। वो डेली रिचुअल में नहीं आता है तो आपके ऊपर कोई ना कोई मालक होना चाहिए। मालक का मालक कौन है ना, आप अपने ऑफिस में 2 बजे जाओ या 10 बजे जाओ, मालक का कोई मालक नहीं होता। तो इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल डेवलप करें। अगर ये चीज हो जाती है, नॉलेज से कंट्रोल, नॉलेज से डिसीजंस एंड डेडलाइंस, ऑटोमेटिकली बदलाव का एक्शन शुरू हो जाता है। स्मॉल स्टेप्स, बिग चेंजेस। द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन इज डेडलाइंस,
विदाउट डेडलाइन काम कंप्लीट नहीं होता है। डेडलाइन जरूर रखें, और इतनी तगड़ी डेडलाइन है कि इस छोटी छोटी चीजों में भी आपको रखना है। एग्जाम है तो पढ़ाई करेंगे, एग्जाम नहीं है तो कोई पढ़ाई नहीं करता। कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, ये सब पे लागू है, मेरे पे भी लागू है। तो इसी लास्ट मेरे कुछ पॉइंट के साथ मैं कहता हूं कि जिंदगी एंजॉय करने के दोनों तरीके हैं। आप समंदर में शांत रहिए तो भी मजा है, एडवेंचर करेंगे तो भी मजा है। स्ट्राइव फॉर सक्सेस एंड सेटल फॉर हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। 5 मिनट एक्स्ट्रा। थैंक यू सर। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से ब्रिज भैया, जैसा कि आपका नाम है ब्रिज, आपने हमारे स्वयं के बीच में एक ब्रिज बना दिया, हमारे और हमारे व्यापार के बीच में जो एक आपने ब्रिज बना दिया। गारंटी है ये ब्रिज रहेगा नहीं, जैसा इटारसी का पुल रहा था वैसा नहीं रहेगा। बहुत शानदार भैया, पता ही नहीं चला समय का। और बहुत सारे लोगों का रोज हमारे पास एक लिख के भेजते हैं, भाई साहब हैं जो लिख के भेजते हैं, भैया घड़ी की सुई को यहाँ पर रोक दो। आज फिर उन्होंने ये लिख कर भेज दिया कि भैया इस सुई को यहीं रोक दो और भैया का इस सेशन को कंटिन्यू चलने दो। बहुत अच्छा भैया, बहुत शानदार आपने लिया। हमारे बीच हम क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे, उसके पहले ही हमारे बीच आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में विदर्भ प्रदेश युवा संगठन के अध्यक्ष हिमांशु चांडक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उसमें आपका व्यू चाहूंगा। हिमांशु जी चांडक, क्या आप हिमांशु चांडक जी उनको अनम्यूट किया। हाँ, धन्यवाद राजेश भैया। जी हिमांशु भैया बोलिए, कंटिन्यू करिए। धन्यवाद राजेश भैया। जैसा कि आपने आज बताया, संस्था के संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम भैया भी यहाँ जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है सभी युवाओं के लिए कि उन्होंने उस समय एक विजन रखा कि समाज के युवाओं को संगठन में, समाज से जुड़े रखने के लिए संगठन का गठन। और आज देख पा रहे हैं उनकी सोच ने छत्तीसगढ़ प्रदेश नित्य ही कुछ ना कुछ डायनामिक प्रोजेक्ट, अनूठे सराहनीय प्रोजेक्ट लाते रहता है। वर्तमान राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंत्री और पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा अध्यक्ष भाई राजेश जी मंत्री, राजेश भैया के माध्यम से ह्यूमन का प्रोजेक्ट जो काफी न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश के पर पूरे राष्ट्र भर से काफी युवाओं को जोड़ने में मदद की। ठीक उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए रुपेश भैया और अरुण भैया द्वारा एक सुंदर सोच, बिजनेस की पाठशाला। युवा जहां आज एक निगेटिविटी में पहुंच गया है, बैठे बैठे घर में हम नित्य यही सोचते हैं कि कोविड-19 के बाद बिजनेस का क्या होगा, पैसा आएगा नहीं, मार्केट में रश रहेगा कि नहीं। सभी को निगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए आलोक भाई, मुकेश भाई, हर्ष भाई, मनीष जी सबकी सहायता लेते हुए एक सुंदर प्रकल्प 7 दिन बिजनेस की वो सारी टिप्स कि आपको निगेटिविटी में जाने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 के बाद बिजनेस में आपके लिए बहुत सारे सुनहरे अवसर है। ये हमने बिजनेस पाठशाला के माध्यम से जाना। प्रख्यात वक्ताओं को आपने हम सबके बीच रखा, चाहे वो राजेश भैया हो, हरीश भैया हो, अनूप जी हो, मधुसूदन जी, कनिका जी और आज ब्रिज भैया जो कि हमारे प्रदेश और नागपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो एक से एक प्रख्यात वक्ताओं को युवाओं तक पहुंचाने के लिए आप सभी छत्तीसगढ़ युवा संगठन के साथियों को साधुवाद। और हम आशा करते हैं भविष्य में भी युवाओं को जोड़े रखने के लिए आपके द्वारा नित्य नए ऐसे सराहनीय प्रकल्प लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद हिमांशु जी, धन्यवाद। आपने छत्तीसगढ़ के लिए जितने भी कहा वो सारी बातें के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ भैया से, राजनांदगांव जिलाध्यक्ष भाई शरद जी से, शरद राठी जी से, प्रदेश संयुक्त मंत्री। अच्छा, प्रदेश संयुक्त मंत्री शरद भैया का जिलाध्यक्ष मेरे ध्यान से उतरा ही नहीं अभी तक। जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान संयुक्त मंत्री शरद भैया, अपने आशीर्वचन से और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा उससे प्लीज युवाओं को संबोधन। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। एक्चुअली मैं 5:15 बजे अपने ऑफिस से आने के बाद में ब्रिज जी के इस कार्यक्रम को देखा। लिखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। इस चीज का एहसास अभी ड्यूरिंग आधे घंटे मुझे हुआ। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिसर हूँ, इसके अलावा मेरे अंडर में भी मेरी टीम वर्क काम करती है। चलो दूरी से आया, कुछ समय सुन पाया, लेकिन अपनी जिंदगी में मेरे रिटायरमेंट को 3-4 साल बचे हैं। लेकिन डेफिनेटली इन टिप्स के आधार पर मैं अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को एक दूसरे ढंग से लाने का प्रयास करूंगा। जिंदगी में एक बहुत अच्छी सीख मिली, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। आज मैं 57 ईयर्स की एज में इस क्लास को अटेंड करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। और धन्यवाद छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महिला संगठन
मुझे इस चीज का एहसास नहीं था। ये तो विगत 6 दिनों की क्लास भी मैं जरूर अटेंड करता। भविष्य में ऐसी मौका या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसको बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महेश्वरी युवा संगठन को। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आप 6 दिन मिस कर गए, लेकिन आज और कल आप हमारे साथ रहिए। कल निशा चांडक जी का भी बहुत अच्छा सेशन है, ROI = IOR। जरूर मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ रहें। कल भी आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। बिल्कुल 100% फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग तक रहूंगा मैं उसमें। जी भैया, जी भैया। हमारे साथ रायपुर जिला के जिला अध्यक्ष, सभा जिला अध्यक्ष अजय सारडा भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अजय भैया, इस कार्यक्रम के बारे में आपका व्यू जानना चाहूंगा। अजय सारडा जी। 1+2 म्यूट करो भैया, अनम्यूट करो। मनीष 1+2 लिखे हुए हैं, 1 म्यूट करेंगे। अनम्यूट कर दिया, मैं भी कर दिया, मैंने हुआ नहीं है। अजय भैया, चलिए जब तक हम अजय भैया को अनम्यूट करेंगे तब तक हमारे साथ केश काल के भाई जगदीश जी राठी। जगदीश भैया हैं क्या? अपने भी नहीं, जगदीश भी आ रहे हैं। जब तक हम सुनते हैं नरेंद्र भैया, हमारे वरिष्ठ युवा साथी और इस युवा संगठन के संस्थापक सदस्य के रूप से हैं और आज तक अनुरोध जारी है और वर्तमान में दुर्ग जिला के जिला अध्यक्ष भी हैं। नरेंद्र भैया, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के बारे में। आप सभी को जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है भैया, परफेक्ट आ रही है। आप सभी को जय श्री कृष्ण और सारडा जी को विशेष कर राधे राधे। इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन की स्थिति में हम सब अपने युवा पीढ़ी के शिक्षा, कैरियर और सर्विस को लेकर बड़े चिंतित हैं। वर्तमान समय ही ऐसा चल रहा है और कहा भी है कि हर बड़ी घटना कुछ न कुछ परिवर्तन लाती है। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। वैसे भी सारडा जी से मैं पूरी युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे समाज के युवक और युवतियां उच्च शिक्षा और विभिन्न कोर्स करने के लिए देश के विभिन्न महानगरों में पढ़ने के लिए, कैरियर बनाने के लिए और विभिन्न किस्म के जॉब में अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। पलायन शब्द मैं विशेष कर बोल रहा हूँ। और इसमें 50% लोगों की हालत भी आर्थिक रूप से कमजोर है, क्योंकि उनके अच्छे पैकेज नहीं है। 10-20% लोगों के ही अच्छे पैकेज है। 30 से 40% को अपन मीडियम पैकेज में ही माने, बाकी कम से कम 70% लोगों के पैकेज आर्थिक रूप से उनको कमजोरी बना रहे हैं। और इस जो महामारी और लॉकडाउन में जो कैरियर के समक्ष विपरीत हालात पैदा होने वाले हैं, इससे हमारी युवा पीढ़ी अगर अपनी घर वापसी करती है, क्योंकि हर परिवार में 1-2 बच्चे हैं और पूरा परिवार उनके लिए चिंतित है, वो भी अलग अलग स्थानों में फंसे हुए हैं और उनको हमारी चिंता है और हमें उनकी चिंता है। ऐसे समय में अगर हमारी वो युवा पीढ़ी घर वापसी करती है और अपने स्थानीय स्तर के जो पैतृक व्यवसाय हैं उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ के और अपने पास के शहरों में जाके उस व्यवसाय को बहुत अच्छा रूप में वो करें, तो उससे पूरा परिवार भी आनंदित होगा और माँ बाप की और उनके अभिभावकों की चिंता भी दूर होगी। जय महेश, धन्यवाद। जय महेश पे धन्यवाद दिया। हमारे बीच बिलासपुर जिला के अध्यक्ष रमेश चंद्र जी भट्टड़ हमारे साथ हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र जी भट्टड़, बिलासपुर के जिला अध्यक्ष। भैया, आपका आशीर्वचन चाहूंगा युवा संगठन के लिए। शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जब तक मैं अजय सारडा जी, मनीष, हाँ, जब तक अजय भैया आपका व्यू चाहूंगा अभी आज के कार्यक्रम को लेकर। हाँ, अभी आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले मैं ब्रिज भैया को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा आज का ट्रेनिंग सेशन लिया और छत्तीसगढ़ प्रादेशिक युवा संगठन ने भी जो इतना बड़ा काम किया है, 5-6 दिन 7 दिन की जो पाठशाला रखी है बिजनेस की, ये निश्चित रूप से युवाओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी, साथ ही साथ उनकी मोटिवेशन को भी बहुत बढ़ाएगी
और मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि इस संकट की घड़ी में ग्राहक बिल्कुल आपके पास आएंगे, बिजनेस में कहीं कोई कमी नहीं होगी। माल बेचने की जरूरत है, उतनी ही ग्राहकों को भी हमारे सामान की जरूरत है, ये बिल्कुल मेरा स्पष्ट मानना है। इसलिए कोई घबराए ना, बिजनेस वापस आएगा, बाजार में पैसे भी आएंगे और सबका काम अच्छा चलेगा। बाकी मैनेजमेंट है, बाकी जो ब्रिज भैया ने सिखाया, हम उससे बहुत लाभान्वित होंगे सभी लोग। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हमारे बीच बिलासपुर जिला अध्यक्ष रमेश संजय भट्टर जुड़ गए हैं। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण भैया। आज का जो प्रोग्राम देखे हैं उसका जो भी है रिजल्ट तो सामने दिख रहा है अपने को, और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले बिजनेस में हर घड़ी में हर समय एक सबसे बड़ा पार्टनर होता है इंटरेस्ट, उसको अपन कम से कम रखें तो बिजनेस में सफलता ज्यादा मिलती है। और आज का जो गाइडलाइन मिला श्री सारडा जी से, ये हमारा बहुत आगे जाके भविष्य को कुछ उज्जवल कर सकता है और उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए। और साथ में युवा मंडल जो आज के जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम से निश्चित तौर पे इसका दूरगामी परिणाम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जगदीश भी आ गए क्या? हाँ आ गए। नंदू भैया, जगदीश भी आ गए? नंदू क्या हो रहा है? वीडियो नहीं आ रहा है भैया। एक मिनट। मनीष एक बार देखेंगे इनका वीडियो। नंद किशोर राठी जो लिखे हुए हैं। हेलो नंदू भैया, आपकी आवाज आ रही है? आप अपना आशीर्वचन वहीं से दे दे। आपकी आवाज आ रही है भैया? हेलो जी जगदीश भैया बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? जय महेश। जय महेश भैया। हाँ, नवयुवकों के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन कह सकते हैं, पाठशाला, वो जी प्राचीन काल को आपने नवीनीकरण जो किया, इसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। और इससे मेरे नवयुवक संगठन बहुत कुछ सीख के देश विदेश में परचम लहराएगा महेश्वरी समाज का। और मैं सब व्यापारियों का भी जो कोरोना से जो ग्रस्त हुए, जो कोरोना से जो परेशान हुए हैं, इस टाइप का कार्यक्रम करोगे तो और ऊर्जा भरेगी और उत्साह बढ़ेगा। ये तो दिन कल निकल जाएंगे और इसीलिए मैं समाज के सबको धन्यवाद देता हूँ और नवयुवकों को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी टाइप के नए टेक्निकल लाना चाहिए और सब में संचार करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हमारे बीच कांकेर से ही अशोक राठी जी। हेलो, अशोक भैया हैं हमारे साथ? अशोक राठी जी कांकेर से, प्रदेश सभा के उपाध्यक्ष। डिस्कनेक्ट है भैया। अच्छा नहीं, लाइन पे है भैया। चलिए, जब तक उनको आप लाइन में लीजिए। आगे जी अशोक भैया। हाँ, जय महेश। जय महेश भैया, आपका व्यू चाहूंगा भी आज के कार्यक्रम के लिए। जी थैंक यू राकेश जी। जी भैया। संचालन अपने मोटिवेटर राकेश झवर जैसा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। आज का कार्यक्रम जो है ब्रिज जी सारडा ने बहुत ही सरल तरीके से व्यापार की तरीके कैसे करना इस संकट की घड़ी में हमको सिखाया। हम उसका बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष श्री रूपेश जी गांधी एवं अरुण जी डागा एवं उनकी पूरी टीम को बहुत अभिनंदन करता हूं कि ऐसे मौके पे इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन करके हम सबको कृतार्थ किया। बिजनेस की कार्यशाला में हम सबको जोड़े रखा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद भैया। अब समय है प्रश्नोत्तरी का लेने का, लेकिन उसके पहले मैं हाँ राकेश भैया एक मिनट। अपने पास मारवाड़ी युवा मंच के प्रदेश महामंत्री गांधी जी, प्रशांत गांधी जी बाटापारा से। अच्छा प्रशांत भैया। हाँ प्रशांत भैया, आपका व्यू चाहूंगा आज के कार्यक्रम को लेकर। जय महेश भैया। जय महेश भैया। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन को बहुत धन्यवाद कि जो कोरोना की महामारी के बीच में हम लोगों के बीच में कितना अच्छा प्रोग्राम लेकर के आए हैं।
और आज के जो प्रोग्राम से एक चीज और सीखने को मिली है कि जो ये बीमारी हम लोगों के रोजगार में, हमारे जीवन शैली में, हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में, हमारे सब क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो उस बदलाव का सामना हमको कैसे करना है, हमको अगर हमारे कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं तो हमारे लिए कैसे नए रास्ते बन रहे हैं, उन रास्तों पे हम कैसे पहले जा करके पहले आ जाएं, इस प्रकार जो इस स्थिति का हमको लाभ उठाना है उसमें हमको कैसे अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्थापित करना है। ये जो पाठशाला चल रही है ये एक बहुत सशक्त माध्यम है कि हम इस समय में भी आने वाले संकट का या आने वाली स्थिति का, परिस्थिति का हम कैसे सामना कर पाएंगे। ये कार्यक्रम बहुत हद तक हमको उस स्थिति से निपटने में सहायक सिद्ध होगा। मैं पुनः छत्तीसगढ़ प्रादेशिक युवा संगठन के सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। प्रश्नोत्तरी के पहले मैं चाहूंगा कि ऐसे कुछ साथी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया और इसके प्रचार प्रसार में कमी नहीं छोड़ी, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे साथी देश और विदेश से जुड़े रहे। इस कार्यक्रम का बहुत शानदार तरीके से इस कार्यक्रम का संयोजक हमारे साथ आलोक माहेश्वरी जी हमारे बीच है। जोरदार तालियां चाहूंगा आलोक जी के लिए कि जिन्होंने बहुत शानदार अथक मेहनत करके इस कार्यक्रम को दूर दूर तक पहुंचाया। और एक मुकेश राठी जी हैं जो रात हो या दिन कभी भी जब भी मैसेज भेजना हो, मैसेज बनाना हो, बहुत शानदार तरीके से अपने सुंदर शब्दों से मैसेज को सजाते थे। मुकेश राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सुंदर तरीके से, इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा। राकेश भी अगर संभव हो तो जिनके बारे में आप बोल रहे हैं उनका स्क्रीन पे फ्लैश कर दीजिए। मनीष उनको स्क्रीन में थोड़ा सा फ्लैश कर दो यार। आलोक जी को और एक साथ 4 लोग को ले आओ आप। आलोक जी को, मुकेश राठी जी को जो शानदार मैसेज ड्राफ्ट करते हैं, ताकि क्या हो लोग रूबरू उनको देख लें कि कौन है ये बंदा जो इतनी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं मुकेश जी जो रात और दिन मैसेज बना के हम सब तक पहुंचाते हैं, पूरे भारतवर्ष में जो पहुंचाते हैं। और उसको प्रसारित करने के लिए दुर्ग से ही हमारे साथ हर्ष राठी जी हमेशा साथ में रहते हैं। हर्ष राठी दुर्ग जो लगातार मैसेज बनाकर और वीडियो बनाकर लोगों को प्रसारित करते रहे कि कैसे भी आप इस कार्यक्रम में जुड़े और लगातार प्रचार प्रसार में लगे रहे। ऐसे ही सौरभ राठी जिन्होंने शानदार ब्रूशर को डिजाइन किया, हमारे ब्रूशर को जो डिजाइन किया सौरभ राठी जामगांव के। मनीष सौरभ है क्या, देख लो सौरभ राठी। और स्वयं मनीष जो पूरे इस टेक्निकल पार्ट में इन चीजों को संभाल के रखे। ये पांचों साथी जो टेक्निकल और प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सारी चीजों को संभाल के रखे, इनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा सदन से। बहुत बढ़िया। अभी इतनी जोरदार आ सकती है ताली क्योंकि हम अपने अपने घरों में बजा रहे हैं। अब मैं प्रश्नोत्तरी की ओर पहुंचता हूं। जो साथी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं वो कृपया चैट बॉक्स में अपने प्रश्न के साथ आ जाएं। विजय भैया देख सकते हैं क्या थंब किसने दिखाया? हाँ हाँ जी भैया। मनीष क्वेश्चन आंसर वाला सेशन ब्रिज सर के में है ना ऑन? नहीं, मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन के आंसर कर दिए जो आए थे उसका। अच्छा अच्छा, हाँ वही क्योंकि क्लियर दिखा रहा है भैया। हाँ मैंने बीच बीच में टाइप करके रिप्लाई कर दिया। ओके ओके, मतलब सारे आंसर आप बराबर करते गए। मुड़ा अप्लाई कर लिया, समय वेस्ट नहीं हुआ। ओह बहुत शानदार भैया। जब आपका सेशन चल रहा था और जब आपने बताया कि दवाइयों पे लगभग 1000%, 400% से लेकर 1000% तक की मार्जिन रहती है, तो मुझे 2-3 फोन आए। 10 साल पहले हमारे एक युवा साथी हैं जो मेडिकल के बिजनेस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमारे बिजनेस में कई कुछ प्रोडक्ट में 400% की मार्जिन है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के उसमें बहुत मजाक उड़ाया था। मैं बोला यार हमको तो 24% साल का निकालना मुश्किल होता है और तो 400% की मार्जिन बता रहा है। तो आज मुझे याद दिलाने के लिए फोन किया, भैया सुन लो आप भी कि भैया 1000% बोल रहे हैं। गोविंद गांधी जी हमारे धमतरी के हैं ऐसे साथी, शायद गोविंद भैया यहाँ आएंगे, वो अपना एक प्रश्न रखना चाह रहे थे। गोविंद जी, गोविंद शायद लगता है उसका भी जवाब आपने वहां पर दे दिया लग रहा है। गोविंद, हाँ भैया नवीन सारडा करके क्या? हेलो हेलो नवीन भैया। हेलो हाँ गोविंद भैया। हाँ भैया। हाँ आप अपना प्रश्न रखें। भैया वही मेडिकल से संबंधित है कि अभी सैनिटाइजर और ये सब चल रहा है, लेकिन अपन क्वांटिटी में और दिनों दिन रेट अभी कम ज्यादा हो जा रहे हैं, तो जो रेशियो निकाले हैं उसको अपन कैसे टाइप से मैनेज करें? थोड़ा मतलब सवाल कैसा है कि आपका क्वांटिटी संभाल के रखें, रेट कम हो जाएंगे, यही सवाल है क्या? हाँ मतलब अभी जो इन्फ्लेशन आ रहा है कि कब कौन सी क्वांटिटी कितना लोग मांग ले रहे हैं, मतलब डिमांड और अवेलेबिलिटी। जैसे आज मास्क, वही मास्क 20 रुपए में बिक रहे थे और वही मास्क आज 4 रुपए में कोई पूछ नहीं रहा है।
तो वो उस चीज को कैसे मैनेज करें अपन? इसका जवाब दो तरीके से दूंगा मैं। एक तो अभी इसलिए नहीं मांग रहे हैं लोग क्योंकि लोग अपने घरों में बैठे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, आप ये मान के चलिए कि लॉकडाउन खुलने के बाद जब ट्रेनें चलेगी, तो ट्रेनें चलेगी जैसे मोदी जी ने मन की बात में बोला था कि मास्क पहनना फैशन हो जाएगा जी। हर व्यक्ति जो ट्रेन में बैठेगा, हर व्यक्ति जो फ्लाइट में बैठेगा, वो हर व्यक्ति जो स्कूल जाएगा जी, वो मास्क पहनने वाला है। नंबर 2, जितनी फैक्ट्री खुलेगी, जितने प्रीमाइसेस खुलेंगे, उनको सबको सैनिटाइज करना है और गवर्नमेंट हो सकता है गाइडलाइंस निकाले, इसलिए सोडियम हाइपोक्लोराइड और ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। जैसे डॉक्टर्स लोग अपनी ओपीडी चालू करेंगे, जैसे मेरा ऑफिस चालू होगा, तो हमारे हर दरवाजे के पास सैनिटाइजर लगेगा जी। अब जहां तक बची इसकी कॉस्टिंग की बात, अभी जो लोग अल्कोहल का जो प्राइस है, इथेनॉल का जो प्राइस है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो प्राइस है, वो अभी थोड़ा सा डिमांड में इसलिए रेट ज्यादा है। और जैसे आपने बोला कि डिमांड अभी कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग रेट अभी कम है, तो इसका डिमांड बढ़ने वाला है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप संचय करके रखना चाहते हैं तो यू कैन गो हेड विद दैट। अगर आपके पास एक प्रॉपर चैनल्स है कि जिसको आप माल बेचेंगे इमीडिएटली, एक रिटेल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपका सेक्टर जो है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 20 लीटर के डब्बे लगेंगे, 20 लीटर की स्प्रेडिंग लगेगी, और रिटेल सेक्टर में तो आपको 100 ml और 500 ml की लगेगी। तो यू कैन कीप इट, इसके रेट बढ़ेंगे वापस और डिमांड भी बढ़ेगी। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू राकेश जी। थैंक यू। 7 बजने को है, तो और कोई सवाल नहीं हो तो हम राकेश भैया शायद थोड़ा सा म्यूट हो गए लग रहा है। एक क्वेश्चन और नवीन जी का आया था। हाँ, नवीन जी को ऑनलाइन ले। नवीन जी, आप अपना क्वेश्चन लेंगे। विजय भाई, मेरा क्वेश्चन तो ऑनलाइन आंसर कर दिया ब्रज भाई ने, थैंक यू वेरी मच ब्रज भाई। बस एक बात और बोलना चाहूंगा छत्तीसगढ़ वालों के लिए, क्योंकि 93 में सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ पहुंचा था। दुर्ग में युवा संगठन की एक बैठक थी और हमारे बड़े भाई नरेंद्र भैया से वहीं पे मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी। और आज नरेंद्र भैया, पुरुषोत्तम जी, बल्लभ जी लाहौटी, योगेश चांडक, ये 4 नाम ऐसे थे जो छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय युवा संगठन में हमेशा आगे रहते थे। मगर आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो 40 नाम ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से हमेशा सामने दिखते हैं, और इसीलिए ये कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। थैंक यू नवीन भैया। नवीन भैया बात कर रहे हैं 12-13 सितंबर 1993 की। अच्छा, नवीन भैया साथ में है क्या? रमेश जी मर्दा के टाइम की बात है ये। हाँ, रमेश जी मर्दा प्रेसिडेंट थे, तो उस मीटिंग में मैं दुर्ग आया था और पहली बार छत्तीसगढ़ का मेरा वहीं से संपर्क हुआ। उसके बाद तो लगातार सबसे मुलाकात होती रहती थी। हेलो, ठीक है नवीन, बस राकेश भैया वोट ऑफ थैंक्स देंगे आप भैया। उसके पहले मैं एक क्वेश्चन था भैया, एक क्वेश्चन था मेरा। आप सर, आपने बताया जैसा जेम के थ्रू अपन रजिस्ट्रेशन करवाए और उसके थ्रू जो गवर्नमेंट सप्लाईज रहती है, बट सर मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन है, बट वहां पे एक जो प्रॉब्लम मेन फेस करने को मिलती है कि अपन जो भी रेट डालते हैं, एट द एंड क्या होता है, जब अपन 24 आवर्स बाद या 48 आवर्स बाद देखते हैं तो जो अपना कॉम्पिटिटर है वो वापस उसके बिलो आ जाता है। तो क्या होता है कि एट द एंड वो लो प्राइस के चक्कर में टेंडर जो अपना शिफ्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम कई बार मेरे साथ फेस हुई है, तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उस चीज को कैसे सॉर्ट आउट? अरुण जी, आपका सवाल मैंने सुना, बट मैं उस सवाल के जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ। आई एम नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है, मैं जिस बिजनेस में डील करता हूँ, तो वो ई मार्केट प्लेस पे मैंने कोई ट्रांजैक्शन कभी किया नहीं है। लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट के तरफ से हर स्टेट में ट्रेनर्स अपॉइंटेड है। मतलब महाराष्ट्र में, रायपुर में, हर जगह ट्रेनर्स अपॉइंटमेंट है जो ट्रेनिंग देते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कैसे आपको बिजनेस करना है। मैं आपको उसका नंबर शेयर करूंगा, आप उनसे बात करिए, क्योंकि उसमें कैसे रेट कम होता है और क्यों होता है, उसमें कैसे हैंडल करना है। तो मैं आपको आपके पर्सनल इस पे नंबर शेयर करता हूँ। और इनफैक्ट ये छत्तीसगढ़ की टीम चाहे तो वो सेशन भी अटेंड रख सकती है सारे लोगों के लिए ऑनलाइन, कि हाउ टू मैनेज और हाउ टू डू बिजनेस ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो मैं आपको डेफिनेटली वो ट्रेनर के नंबर शेयर करूंगा जो उसके बारे में ज्यादा अच्छी से जानकारी दे पाएंगे।
सर उसमें मेरा एक क्वेरी ये थी, आपके पास ऐसी कोई लिस्ट है क्या, जैसे उसमें इंडियन रेलवे तो अटैच हो चुका है, इंडियन रेलवे आजकल अपने लगभग परचेस जेम के थ्रू कर रहा है, कोल इंडिया कर रहा है, और भी ऐसी कोई लिस्ट है क्या जो जो गवर्नमेंट सेक्टर्स उससे परचेस कर रही है? मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा। आपका मेरा मोबाइल नंबर मैं अपनी चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ जी, आप उस पर मेरे को टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको भेज देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी विजय भी आपका प्रश्न था? हाँ हाँ, बस मेरा प्रश्न तो यही था, प्रश्न नहीं था, थैंक्स था मेरा स्पेशल ब्रिज भैया के लिए कि आज जो ब्रिज भैया ने यहाँ पर दिया हम लोगों को सेशन। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग कहीं भी बाहर निकलते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइज बिजनेस को देखते हैं तो हम लोगों के मन में भी ये इच्छा होती है कि यार काश हमारा बिजनेस भी ऐसा हो, इतना सिस्टमेटिक वे में और चले। तो मैं समझता हूँ कि आज जितनी भी चीजें ब्रिज भैया ने यहाँ पर बताई है वो उसका पहला पायदान है कि हम लोग भी शुरुआत करके अपने व्यापार को ऐसे ही ऑर्गेनाइज सिस्टम पे ले जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी जो नई चीजें जो गवर्नमेंट के पोर्टल अगर जो ब्रिज भैया ने यहाँ पर बताया, शायद मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को हम में से जानकारी नहीं थी कि उस पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर्ड करने के भी बहुत से फायदे हैं गवर्नमेंट के, तो वो भी आज यहाँ पर हुई। तो थैंक यू ब्रिज भैया आपको। और एक जो आपका बहुत अच्छा मेन जो सब्जेक्ट था, अच्छा सब्जेक्ट था, मैं समझता हूँ मैं मेरा दुश्मन वो समय की कमी के कारण थोड़ा सा हमको जल्दी जल्दी में सुनना पड़ा। तो हम लोग निश्चित रूप से आगे उसके लिए फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और अपने आप में जो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है खुद की, उसके लिए हम लोग कुछ काम कर पाए। तो थैंक यू आपके शानदार आज के सेशन के लिए, बहुत बहुत। विजय भैया अपने को पूरे एक दिन का सेशन रखना पड़ेगा सिस्टम ऑपरेटिंग और अपने खुद के दुश्मन के लिए। शायद जब वो फिजिकली सेशन अपन रखेंगे ब्रिज भैया का तो ज्यादा अच्छे से वो सारी चीजें क्लियर हो पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में समय की एक बाध्यता है, कमी रहती है, जिसके कारण आज बहुत सारी चीजें स्किप हो गई है। जी महामंत्री जी, मैं चाहूंगा कि विधिवत रूप से आप सबका धन्यवाद कर दे। मैं जी भैया। अरुण जी। जय महेश। साथियों, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महेश्वरी युवा संगठन द्वारा आयोजित बिजनेस की पाठशाला पावर्ड बाय राठी बिल्ड मार्ट का आज 6वां दिन था। लगातार 6 दिन हमने नए नए ट्रेनर्स को सुना। आज हमने संतरा नगरी से शानदार ट्रेनर ब्रिज भैया को सुना, जिन्होंने एक ऐसी चीजें, कई चीजें ऐसी बताई जो शायद हम में से कई लोग नहीं जानते थे। टेंडरिंग कैसे करना है, गवर्नमेंट को कैसे माल सप्लाई करनी, ये काफी चीजें आज नहीं बताई। तो सबसे पहले तो भैया प्रदेश युवा संगठन आपका आभार व्यक्त करता है, आपने अपना समय दिया, बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी हम सबको दी। आपका आभार, धन्यवाद भैया कि आपने आज काफी चीजें हमको नई नई सिखाई भैया। साथ ही आज हिमांशु भाई हमारे साथ विदर्भ प्रदेश के युवा संगठन अध्यक्ष भी जुड़े थे, भैया का भी आभार। आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आए थे, भैया को कुछ अर्जेंट मीटिंग थी, बट भैया ने हमारे साथ अपना पूरा समय दिया और पूरे समय के साथ रहते हुए पूरा आज का हमारा कार्यक्रम सुना। भैया आपका भी धन्यवाद। और साथियों, एक बात ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा प्रदेश है शायद जहाँ के सीनियर्स भी हमारे साथ काम करते हैं। पुरुषोत्तम जी टावरी से लेके विजय भैया, राकेश भैया, अजय भैया और जितने पुराने अध्यक्ष बने, वल्लभ जी लाहौटी साहब, जितने भी अध्यक्ष बने और भावी टीम भी हम देख रहे हैं जो आगे आने वाली टीम है। आज मनीष लड्ढा, हर्ष, सौरभ राठी, ऐसे कई साथी, आकाश चांडक, जैसे जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, हर जगह के नए साथी हमारे साथ काम करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सीनियर, आज की प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ काम करता है, तभी हम कोई प्रोग्राम सक्सेस कर पाते हैं। तो मेरा सभी साथियों को धन्यवाद है जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना 100% दिया है। आज हमारे साथ महेश भैया भी जुड़े हैं, हमारे पुराने साथी महेश सोमानी जी, चंदू भैया, चंद्र प्रकाश जी, मुंदड़ा साहब जो बेमे तरह से है, ये भी अपने समय में काफी एक्टिव थे, काफी संगठन को इन्होंने भी दिया। आप सबका भी धन्यवाद, आज आपने अपना समय हमारे युवा संगठन को दिया। कल हम हमारे साथ एक विशेष अतिथि भी होंगे, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री कमल जी सारडा, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के एमडी साहब है, और कल हम उनको भी सुनेंगे। और कल हमारा सेशन अपने अंतिम पड़ाव पर होगा। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट जो 6 दिन तक हमारे साथ देश और दुनिया से जुड़े रहे, कल भी हमारा साथ दीजिए। जय महेश, धन्यवाद। धन्यवाद महामंत्री जी, लगता है अब मेरे को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, आप तो सारा चीज आप ही बोल लेते हैं। बहुत बढ़िया, सीखे आप। बहुत शानदार। कल का हमारा एक सेशन रहेगा, निशा जी चांडक मुंबई से हमारे बीच रहेंगी और वो लेंगी ROI इक्वल्स IOR, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न। ये हमारे पास कल वो लेने वाली हैं। सभी से आग्रह कि कल भी आप इसी
इसी के साथ ही अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद सबका। जय महेश। जय महेश। जय महेश।